एक बड़ा मोमेंट था इंडो नेपाल रिलेशंस में जब वो पैलेस में एक बड़ा मैसेकेर होता है। उस रात पैलेस में एग्जैक्टली हुआ क्या था? सच बात यह है कि आईएसआई और ये दाऊद इब्राहिम वगैरह वगैरह स्मगलिंग माफिया जो है, नेक्सस जो है, इनके दिमाग में ये था कि मोनार्की हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि मोनार्की भारत के भी करीब आ रहा है। तो इस कारण से वो दीपेंद्र को इस्तेमाल करके एक माहौल बन गया और सारा ट्रेजेडी हो गया। आप लंदन से आ रहे थे और कुछ घंटों की ब्रीफिंग हुई और फिर आप सीधे नेपाल गए। तो ब्रीफिंग क्या थी आपके प्रधानमंत्री के साथ? प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे और बहुत कम बोलते थे। वो माधव नेपाल जो कम्युनिस्ट पार्टी में मनमोहन अधिकारी के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर थे, वो एक ऑफिशियल विजिट पे आए थे। तो मैं माधव नेपाल के साथ कई दिन गुजारा, उनके साथ तिरुपति गया। पत्रकार ने पूछा, भाई आप कम्युनिस्ट नेता है, आप ये सब मानते नहीं, आप तिरुपति क्यों आए? उन्होंने कहा कि भाई देखिए, हम ये सब बोलते हैं लेकिन हम लोग नेपाली हैं, हम लोग भी वही भगवान वगैरह सब घर में तो हम लोग वही मानते हैं। मैं घर जाता हूँ तो हमारी श्रीमती जी भी उसी भगवान को पूजा करती हैं। सर, आप जब वहाँ पहुँचे नेपाल में, बहुत ही इंटरेस्टिंग वो किस्सा है कि आप किंग वीरेंद्र को चिट्ठियाँ लिख रहे हैं, मिलने का समय मांग रहे हैं, लेकिन वो चिट्ठियाँ कोई खोल रहा है, फिर पैक कर दे रहा है, फिर वापस लौट जा रही हैं। तो मैं डिप्टी था वहाँ पे हाई कमीशन में, तो हम राजा को सीधा चिट्ठी लिख रहे थे तो उसका जवाब नहीं आता था। लेकिन मैं देखता था कि चिट्ठी कोई खोलता था पैलेस में और बंद करके वापस करता था। यहाँ पे एक ट्रेडिशन है कि हर एम्बेसडर को मेट प्लीज योर मैजेस्टी, ये नहीं कि डियर मैजेस्टी और पुराने तरीके से बात कर रहे हैं। तो हमने सोचा ये तो हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा जो डेंट लगा, दाग लगा, वो आया IC-814 की हाईजैकिंग। उस वक्त सर आप कहाँ थे और क्या उस एपिसोड के बाद भारत नेपाल के रिश्ते खराब हुए? जो भारत सरकार की ओर से जो ब्रीफिंग वगैरह दिया जा रहा था वो ये था कि इसमें शायद नेपाली इन्वॉल्वमेंट में भी है, लेकिन इसका सारा जो इरादा था मेरे ख्याल से ये था कि भारत नेपाल के संबंध ख़त्म किया जाए। और ये भी खुले तरीके से प्रेस में आ गया कि उस प्लेन में हमारे कुछ इंटेलिजेंस लोग भी पैसेंजर बन के वापस दिल्ली आ रहे थे काठमांडू से। हम चाहते थे कि वो सीक्रेट रहे। जिस कनेक्शन को हम बार बार रोटी बेटी वो मुहावरा ना घिस रहा है, लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं टू आवर एडवांटेज। जब छोटे पड़ोस देश के साथ के बारे में बात करते हैं हम, तो डिप्लोमेसी का जो स्टाइल है वो सब्सटेंस की तरह इम्पोर्टेंट है। स्टाइल ऑफ डिप्लोमेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन। उस स्टाइल में कभी कभी इंडिया की तरफ से वो कंसिस्टेंसी नहीं रहा है। भारत और नेपाल के बीच में रोटी बेटी के संबंध है, इतनी बात तो आपने सुनी ही है, आप जानते हैं, समझते हैं। लेकिन क्या हम जानते हैं कि जो भारत पंडित नेहरू के समय में नेपाल में राज परिवार को स्थापित करता है, वही भारत नेपाल में कब लोकतंत्र का समर्थक हो जाता है? 1 जून 2001 की रात काठमांडू के नारायण हेती पैलेस में आखिर ऐसा क्या हुआ था कि गोलियां चलती हैं और मिनटों में पूरा राज परिवार समाप्त हो जाता है, उनका जीवन समाप्त हो जाता है? और क्या वाकई इसके पीछे पाकिस्तान का भी हाथ था? IC-814 का जब हाईजैक काठमांडू से होता है तो विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने नेपाल में तैनात भारतीय राजदूत को फ़ोन किया था। तब उनसे क्या कहा था और वो क्या प्रसंग था कि ऋतिक रोशन के नाम पर नेपाल में दंगे हुए और लोगों की जानें गई? और ऐसा क्यों है कि विशेषज्ञ ये मानते हैं कि अगर भारत को सबसे ज़्यादा ध्यान अपने किसी संबंध पर देना चाहिए, किसी देश से अपने संबंधों पर दोबारा विचार करना चाहिए, तो वो देश नेपाल है? अगर आप इन सारे सवालों में दिलचस्पी लेते हैं, इनके जवाब जानना चाहते हैं, तो आप एक किताब पढ़ सकते हैं जिसका नाम है काठमांडू क्रॉनिकल्स रिक्लेमिंग इंडिया नेपाल रिलेशंस। ये पेंगुइन से छप के आई है, मार्केट में अवेलेबल है और इसे लिखा है एम्बेसडर KV राजन ने और उनके साथ हैं अतुल ठाकुर। एम्बेसडर राजन को कई लोग जानते हैं जो इंडो नेपाल रिलेशंस में अकेडमिया में छपने वाले आर्टिकल्स को फॉलो करते हैं। 40 साल लंबा डिप्लोमेटिक करियर रहा है, फॉरेन सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुए हैं और हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे लंबे समय तक इन्होंने काठमांडू में बतौर राजदूत अपनी सेवाएं दी। रिटायर हुए उसके बाद भी स्पेशल ऑनवॉय बना करके भेजे गए। अतुल ठाकुर स्कॉलर हैं, इससे पहले भी किताबें लिख चुके हैं, इस किताब के को ऑथर हैं और नेपाल पे इनकी पैनी नज़र रहती है। काठमांडू पोस्ट में इनके आर्टिकल्स छपते रहते हैं और जिस रोटी बेटी के संबंध की हम बात करते रहते हैं उसका एक सिरा अतुल जी से भी जुड़ता है।
आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है ललन टॉप के स्टूडियो में। इस बातचीत में हमारे साथ अभिषेक भी जुड़ रहे हैं, जो दुनियादारी के प्रोड्यूसर हैं और ललन टॉप के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों को लगातार कवर करते हैं। आप सबका स्वागत है। सर, हम सबसे पहले यही जानना चाहते हैं कि हम 2024 के जुलाई महीने में बात कर रहे हैं। बहुत सारी बुक्स इंडो नेपाल रिलेशंस पे हैं, बहुत सारे वीडियो प्रेजेंटेशंस इंडो नेपाल रिलेशंस पे हैं, लगातार बातचीत होती रहती है, अखबारों में आर्टिकल्स आते रहते हैं। जो अनइनिशिएटेड हैं, जो लोग नहीं जानते हैं इस चीज़ को, उन्हें ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए? अगर हम एक क्रिस्प आंसर दे पाएँ उस चीज़ का। देखिए, हम 75 साल से भारत की तरफ से कोशिश कर रहे हैं नेपाल के साथ मजबूत संबंध बनाने के लिए, क्योंकि उसके पहले जब अंग्रेज़ों थे वो कब्ज़ा रखे थे नेपाल पे, उनका पॉलिसी ये था कि नेपाल में न डेमोक्रेसी रहे न डेवलपमेंट रहे। वो नेपाल को बिल्कुल आइसोलेट करना चाहते थे सारे दुनिया में। तो नेपाल का कोई कनेक्शन नहीं था आउटसाइड वर्ल्ड के साथ। वहाँ पे वो राणा फैमिली का एक फ्यूडल सेटअप 200 साल से शायद चल रहा था और वो अंग्रेज़ों उनको सपोर्ट कर रहे थे। राणा जो थे वो नेपाल के भीतर जो चाहे वो कर सकते थे, लेकिन सारा वो बाकी सब जो नेपाल चाहता था दुनिया के साथ करने के लिए, वो ब्रिटिश मैनेज करते थे, कंट्रोल करते थे। और अंग्रेज़ों का एक और एक पर्पस था, ऑब्जेक्टिव था कि नेपाली और भारतीय लोग के बीच में एक तरीके का मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करे। तब से वो इंटेलेक्चुअल जितने भी थे काठमांडू वैली में, उनके दिमाग में ये बार बार ये सोच डालते रहते थे कि इनको आप ट्रस्ट मत कीजिए, ये लोग आपको बहुत धोखा देंगे, इनको आप ट्रस्ट मत कीजिए। जब 1947 में हम लोग इंडिपेंडेंट बने, हम लोगों ने तय किया कि इस पॉलिसी से हमको अलग रहना चाहिए, नया पॉलिसी रहना चाहिए नेपाल की ओर, और नेपाल में डेमोक्रेसी भी लाना चाहिए, डेवलपमेंट भी लाना चाहिए, और नेपाल का आइसोलेशन ख़त्म कर लेना चाहिए। और 1947 तक जो नेपाल के महाराजा थे वो प्रिजनर बन के रहते थे, सिर्फ उनके लिए कोई रोल नहीं था। वो राणा के हाथ में प्रिजनर थे, राणा फैमिली सब चलाते थे। तो पंडित नेहरू ने ये तय किया था कि हम मोनार्की को रिस्टोर कर लें, और भारतीय दूतावास जो है काठमांडू में, उनके मदद से राजा त्रिभुवन जो है उनको और उनके फैमिली को, सिर्फ ज्ञानेंद्र, बीरेंद्र के भाई जो है, छोटे भाई ज्ञानेंद्र 4 साल के थे, उनको छोड़ के बाकी सब परिवार को भारत लाया गया। और काफ़ी बातचीत हुआ, लेकिन भारत का जो इरादा था वो ये था कि डेमोक्रेसी पूरा आना चाहिए, और पूरा, क्योंकि नेपाल के जो लीडर्स थे, जो बड़े बड़े नेता थे सारे पार्टी के, कम्युनिस्ट पार्टी के भी मनमोहन अधिकारी जी थे, वो भी, इनका सारा इनके बहुत सारे संबंध थे भारत के साथ। और हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसमें भी इन्होंने भाग लिया था। कई इनमें से नेता जो थे वो जेल भी गए थे हमारे लीडर्स के साथ। तो ये संबंध बहुत ही करीब के थे। तो पंडित जी और सारे भारत के नेता थे, वो चाहते थे कि इनको हम मदद करें और डेमोक्रेसी रिस्टोर कर लें नेपाल में। लेकिन तब तक कि चीन का प्रॉब्लम शुरू हो गया। चीन तिब्बत पे कब्ज़ा कर लिया, और चीन का नज़र जो था नेपाल पे भी था, भूटान पे भी था, अरुणाचल पे भी था।
तो भारत का जो इरादा था डेमोक्रेसी लाने का, उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन आना पड़ा उस ज़माने में कि हमें अपना सिक्योरिटी भी ख्याल करना चाहिए। तो उस डेमोक्रेसी पे थोड़ा बहुत कैलिब्रेशन आ गया और ये नेपाली लोग के नज़र में एक इंटरफेरेंस हो गया। वो पूरा फ्रीडम चाहते थे और यहाँ पे भारत की ओर से थोड़ा बहुत कंट्रोल था। हमारे रिप्रेजेंटेटिव उनके कैबिनेट में बैठते थे, हम उनको एडवाइस देते थे। हमारे जो राजदूत थे वो राणा प्रधानमंत्री जो थे उनके साथ 1950 संधि साइन किया उन्होंने। जो अंग्रेज़ों के ज़माने से जो संधि चल रहा था, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, वही बाय एंड लार्ज वही ट्रीटी था कि उसमें सिक्योरिटी का बहुत एस्पेक्ट था कि नेपाल के जो लोग हैं, सिटीजन्स हैं, उनको पूरे राइट्स दिए गए। यहाँ पे जो चाहे वो कर सकते हैं, 2-3 सर्विसेज के अलावा, लेकिन भारतीय नागरिक की तरह उनको सारे राइट्स हैं यहाँ पे। लेकिन सिक्योरिटी के मामले में उनको भारत का ख्याल जो था उसको मन में रखना पड़ता था। तो ये भी एक नेपाली के मन में एक ऑब्जेक्शन बन गया कि हमारा प्रधानमंत्री भारतीय राजदूत के साथ साइन कर रहा, भारतीय राजदूत को नहीं, भारतीय प्रधानमंत्री साइन करना चाहिए, और सिक्योरिटी पे क्यों हम क्यों असल में नेपाली भी हमारे तरह बिल्कुल भारत को बहुत इज़्ज़त देते हैं। भारत के जो सिक्योरिटी कंसर्न है वो समझते हैं, और असल में हम लोग सोचते हैं कि आजकल बार बार हम देखते हैं कि नेपाल में एंटी इंडियनिज़म होता है, लेकिन असल में वो गहराई से कोई एंटी इंडियनिज़म नहीं है। आप देखेंगे जो शेल्फ लाइफ है, जो कहते हैं अंग्रेज़ी में, ये एंटी इंडियनिज़म का बहुत कम है। एंटी इंडियनिज़म आता है फिर चले जाता है, और वही जो कभी कभी एंटी इंडियन होता है, कभी कभी प्रो इंडियन भी बनते हैं। तो ये सब होता गया, और उसके बाद एक के बाद एक मिसअंडरस्टैंडिंग होता गया, और ये सब अवॉइड कर सकते थे। तो हमें ये सोचना चाहिए, आपका प्रश्न का उत्तर देने का कोशिश कर रहा हूँ मैं, कि 75 साल के बाद जब हम डेमोक्रेसी चाहते थे, अभी भी नेपाल में डेमोक्रेसी अभी भी सेटल हो रहा है, डेमोक्रेसी आया नहीं है पूरी तरीके से, अभी ट्रांजिशन चल रहा है। 75 साल के बाद डेवलपमेंट तो हुआ है, लेकिन जो पोटेंशियल है नेपाल का, नेपाल सारे हमारे रीजन में सबसे डेवलप्ड कंट्री रहना चाहिए, सबसे प्रॉस्परस कंट्री रहना चाहिए, लेकिन नहीं है, बहुत गरीब देश है। क्यों? और मोनार्की हम लोगों ने लाया था नेपाल में, और हम लोगों को ही सोचना पड़ा कि मोनार्की शायद अच्छा नहीं है, मोनार्की को अब नेपाल शायद वक्त आ गया है कि नेपाल मुगल मोनार्की को अलग कर ले, तो मोनार्की भी चला गया, उसमें भारत का भी थोड़ा बहुत हाथ था। तो ये सब क्यों हो रहा है? और भारत और नेपाल के बीच में हम सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हम लोगों के लिए ये है कि हम चाहते थे कि चीन के विषय में नेपाल हमारे साथ रहे, हिमालय जो है वो हमारे लिए एक सिक्योरिटी फ्रंटियर बन जाए। लेकिन असल में क्या हुआ है, नेपाल चीन की ओर देखते रहता है, नेपाल चीन का कार्ड खेलते रहता है। अब चीन खुद नेपाल में आके बड़े ज़ोरों से बात करता है कि आप भारत के ख़िलाफ़, कि आप भारत को ट्रस्ट मत कीजिए, ये और नेपाल के लोग चीन को कभी कभी मानते भी हैं, ऐसा लगता है, चीन के साथ लगते हैं। अभी नेपाल ने एक नक्शा अप्रूव कर लिया है, पहले पार्लियामेंट की ओर से सारे पार्टी ने वोट कर लिया उसके लिए। अब वो 100 रुपये नोट में वो छापने वाले हैं, वो एक मैप जिसमें कई बॉर्डर एरियाज़ हैं, काला पानी, लिपुलेख, लिम्पियोदारा वगैरह, जो पहले नेपाल ने कभी क्लेम नहीं किया था, जो भारत 1947 से भारतीय टेरिटरी है, लेकिन नेपाल अभी कह रहा है कि हमारा है। तो इसका मतलब ये है कि जो आप जो कह रहे थे रोटी बेटी का संबंध है,
उस पर भी असर लग सकता है, क्योंकि क्या होगा कुछ साल में, क्या होगा कुछ साल में ऐसा हो सकता है कि हर नेपाली नागरिक जो 100 रुपया नोट देखेगा वो कहेगा कि नेपाल हमारे टेरिटरी पे भारत हमारे टेरिटरी पे बैठा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत खतरा है, और चीन का स्ट्रैटेजी बहुत ही स्पष्ट है, बहुत गहरा है। ये नहीं कि चीन तिब्बत के बारे में चिंतित है इसीलिए वो नेपाल को थोड़ा बहुत देखना चाहता है या भारत के साथ compete करना चाहता है। वो तो बहुत गहराई से, बहुत लॉन्ग टर्म तरीके से एक अपने स्ट्रेटेजिक जो ऑब्जेक्टिव्स है उसमें नेपाल को इस्तेमाल करना चाहता है। तो इसका मतलब ये है कि भारत के खिलाफ जो इंटरनेशनल फोर्सेस है, फॉरेन फोर्सेस है, वो नेपाल को इस्तेमाल कर सकते हैं और करेंगे भी। और एक बार कुछ साल पहले यही हुआ था, इंस्टेबिलिटी था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी था, और काफ़ी स्मगलिंग वगैरह, नारकोटिक्स वगैरह, टेररिज्म के मामले में काफ़ी कुछ हो रहा था, और बहुत सारे ट्रेजेडीज़ हुए, बहुत सारे प्रॉब्लम हुए नेपाल में। भारत के खिलाफ हाईजैकिंग भी हुआ। तो इसका मतलब ये है कि अब हमें बहुत ही सोच समझ के देखना होगा कि क्या हो रहा है नेपाल में। समझना चाहिए सिविल सोसाइटी के लेवल पे, ना सिर्फ सरकार के लेवल पे, सिविल सोसाइटी के लोग पे, हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि क्या हो रहा है नेपाल में। नेपाल हमारे इतना करीब देश है, लेकिन अभी असली खतरा नेपाल के थ्रू भी हो सकता है हमारे लिए। और नेपाल में भी वो रोटी बेटी का रिश्ता जो है उस पर अभी असर हो सकता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि लोग पढ़ें जी किताब। इसलिए आप अपनी किताब में एक इंटरेस्टिंग लाइन लिखते हैं कि इफ़ देयर इज़ वन कंट्री विच इंडिया नीड्स टू मेक ए फ्रेश बिगनिंग इट इज़ नेपाल। ऐसा क्यों? नहीं, क्योंकि देखिए, आपने भी कहा, मैं भी यही कह रहा था कि नेपाल और भारत के बीच में जो संबंध है वो बहुत ही यूनिक है। सारे दुनिया में ऐसे कोई दो पड़ोसी देश नहीं है जिसके बीच में इस तरीके के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, जोग्राफिक, हिस्टोरिकल, किसी भी ओर से आप देखिए ऐसे संबंध और कहीं नहीं मिलेगा। और नेपाल भारत के इतना करीब है कि वो हमारे जैसे ही सोचते हैं। हम जब नेपाल जाते हैं हमें ऐसा लगता है कि ये तो अपना ही एक फैमिली जैसा है, और कोई इस तरीके के संबंध किसी और देश के साथ नहीं है। सारा साउथ एशिया वैसा हमारा रीजन है, और हम लोग का एक कॉमन इतिहास वगैरह है, लेकिन नेपाल के साथ कुछ और है। और वो रिश्ता जो है वो अभी खतरे में है, मैं वही कहना चाहता हूँ। इसीलिए हमें यदि कुछ शुरुआत करना है अपने रीजन में, हम कहते हैं कि हम दुनिया में ग्लोबल लेवल पे हम एक रोल प्ले करना चाहते हैं, वो ज़रूर हम प्ले करेंगे, वो हो तो ज़रूर होगा, लेकिन हम अकेले नहीं जाना चाहिए। हमें नेपाल और दूसरे भी हो सके तो दूसरे जो साउथ एशियन देश है उनको भी साथ में ले जाना चाहिए, लेकिन नेपाल पहला देश है जिसके साथ हम इस तरीके का संबंध जारी रखना चाहिए, इसको जीवित रखना चाहिए। क्या चीज़ें गलत हो गई? जब 1950s में हम बात करते हैं तब किंग त्रिभुवन के साथ ये चर्चा चल रही थी कि क्या नेपाल को भारत के साथ मिल जाना चाहिए, वो बहस भी हुई। फिर यहाँ से लीडर्स ने उसको नकारा कि नहीं, हम एक बफर स्टेट बना के रखना चाहते हैं। तो क्या चीज़ें गड़बड़ हो गई इस 75 सालों में कि हम मिलना चाहते थे और इस तरह दूर होते गए? और ये इसमें एक चीज़ मुझे पूछनी है सर कि ये कितना सीरियस डिस्कशन था जब ये बात चल रही थी कि हिंदुस्तान और नेपाल को एक हो जाना चाहिए? क्योंकि बहुत बाद में 70s में हम देखते हैं कि एक और इंडिपेंडेंट स्टेट हिंदुस्तान से मिलता है, सिक्किम का, पर वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट में है। तो जब हम मैप देखते हैं कि हिंदुस्तान की नेचुरल बाउंड्रीज़ में जो
जितनी ज़मीन आती है, ऊपर हिमालय है और नीचे समंदर है, एक थिंकिंग तो है ही कि ये पूरा इलाका सिविलाइजेशनली एक है और किन्हीं वजहों से अब वो अलग अलग स्टेट्स में है। तो ये कितनी सीरियस बातचीत थी जिसमें, क्योंकि लोग तो चाय पीते पीते कोई किसी को भी बोल देता है कि भाई ये यहाँ से वहाँ तक के था, इतना बन जाएगा। नहीं, मेरे ख्याल से इतना सीरियस प्रपोज़ल जैसा नहीं था। ये एक आइडिया था क्योंकि नेपाल काफ़ी उस टाइम में काफ़ी बैकवर्ड था, वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ था। देखिए, जब राणा नेता थे वहाँ पे, वो जब रोल्स रॉयस इंपोर्ट करते थे विलायत से, तो बॉर्डर तक वो गाड़ी आता था, वहाँ पे उसको सारा डिसअसेंबल किया जाता था और लेबर जो है, नेपाली लेबर, वो कंधे पे एक एक पार्ट लेके सारे काठमांडू पे चल के ले जाते थे। वहाँ पे ना एयरपोर्ट था, ना रास्ता था, ना अस्पताल था, ना स्कूल था, ना कॉलेज था, ना पोस्ट ऑफिस था, कुछ नहीं था। पहला पोस्ट ऑफिस जो था वो भारतीय दूतावास में बना। पहला जो एयरपोर्ट बना हम लोगों ने बनाया, पहला अस्पताल, पहला यूनिवर्सिटी हम लोगों ने बनाया। तो नेपाल इतना बैकवर्ड था उस टाइम में कि शायद राजा त्रिभुवन भी बहुत कुछ चाहते थे नेपाल में करने के लिए। वो वापस जाने वाले थे, पंडित जी के के साथ बहुत अच्छे तरीके से बातचीत हो रहा था, लेकिन शायद उनके मन में ये था कि हम लोग रेडी नहीं हैं अभी। हम लोगों से, आप लोग इतने आगे हैं हमारे से, आप लोगों के लिए भी इतने चैलेंज है कि उस टाइम में भारत के लिए भी बहुत चैलेंज थे। हमारे पास भी फूड शॉर्टेज थे। मुझे याद है कि मैं जब फॉरेन सर्विस में नया भर्ती हुआ था, वर्ल्ड बैंक का एक डेलीगेशन आया था, मैं उनके साथ जा रहा था इधर उधर, तो वर्ल्ड बैंक का एक बहुत बड़ा सीनियर एक डेलीगेट था। उसने कहा, यंग मैन, आप भारत में क्यों रहना चाहते हैं? आप बाहर जाइए, क्योंकि भारत के लिए कोई फ्यूचर नहीं है। यहाँ पे देखिए, आपके पास दूध नहीं मिलता है, मक्खन नहीं मिलता है, आपका हर चीज़ के लिए शॉर्टेज है, ब्रेड नहीं मिलता है यहाँ पे, तो आप लोग क्या करेंगे? और इस देश को राजा त्रिभुवन मानते थे कि हम लोग बहुत ही आगे, हम लोग 50-100 साल शायद आगे हैं नेपाल के। तो थोड़ा घबराहट था, हम लोग तैयार नहीं हैं। आप सब बोल रहे हैं कि हम डेमोक्रेसी लाएं, मोनार्की को वापस लाएं। अब इतने साल से अंग्रेज़ों ने हम लोगों को सिखाया है कि आप लोगों के लिए डेमोक्रेसी ठीक नहीं है, आप लोगों के लिए डेवलपमेंट ठीक नहीं है, तो हम कैसा करें? अब इस तरीके के चैलेंजेस का सामना कैसा करें? तो उस तरीके से उन्होंने शायद कैजुअली मेंशन किया था, 1-2 बार मेंशन किया था, लेकिन पंडित जी ने ना कर लिया उसको। और हमारे दूसरे नेता भी जो थे, उन्होंने कहा कि नहीं, सिविलाइजेशनली हम लोग एक हैं, लेकिन दो अलग देश पॉलिटिकल एंटाइटीज और वो कंटिन्यू, क्योंकि नेपाल कभी भी कॉलोनी नहीं रहा है किसी का भी, हरदम स्वतंत्र रहा है। तो हम लोग चाहते थे कि वो कंटिन्यू करें और चीन और भारत के बीच में एक अच्छा बफर स्टेट रहेगा। यदि हमारे सांस्कृतिक और ट्रेडिशनल रिश्ते हैं, यदि हम उसको जीवित रखें और उसको मजबूत बन सकाएं, तो हम लोगों को चीन से ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग चाहते थे कि नेपाल स्वतंत्र रहे, लेकिन नेपाल चाहता था कि स्वतंत्रता तो पूरा रहना चाहिए। ये क्या कैलिब्रेशन रख के हमें इकोनॉमिक कंसेशन मिल रहा भारत की ओर से, लेकिन उसमें कंडीशनल है कि आपका इंडिपेंडेंस थोड़ा कंडीशनल है। आप थोड़े बहुत एरियाज़ में जो चाहते हैं वो नहीं कर सकते हैं। तीसरे देश से आप हथियार वगैरह इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, या कुछ और किताब के बारे में भी किताब तीसरे देश से इंपोर्ट डायरेक्टली नहीं कर सकते। बुक्स भी नहीं कर सकते। बुक्स भी नहीं, आजकल भी तो कुछ प्रॉब्लम होता है। मैं सुनता हूँ, अभी काठमांडू गया था, एक बुक स्टॉल में सुन रहा था कि वो जब टेक्स्ट बुक इंपोर्ट डायरेक्टली करना चाहते हैं तो कुछ रुकावट है उसमें। तो ये नेपाल
को हम लोगों को भी समझना चाहिए। नेपाली पसंद नहीं करते हैं ये सब। तो ये कई मिसअंडरस्टैंडिंग हम लोग अवॉइड कर सकते थे। हम लोगों को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। हम लोगों को ये सोचना नहीं चाहिए कि देखिए नेपाली एंटी इंडियन है, ऐसे ही लोग हैं, इनमें कोई अप्रिसिएशन नहीं है, ग्रैटिट्यूड नहीं है। हम लोगों ने इतना कोशिश किया नेपाल के लिए डेवलपमेंट लाने के लिए। हमारे इंजीनियर्स ने, हमारे डिप्लोमेट्स, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, हम लोगों ने इतना कोशिश किया, लेकिन इसमें ग्रैटिट्यूड नहीं है, अप्रिसिएशन नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, सस्पिशन है। लेकिन नेपाली के ओर से आप देखेंगे तो नेपाली का सोच कुछ और है। वो सोचते हैं कि भारत कुछ अपना इंटरेस्ट को आगे बढ़ाना चाहता है। उनके मन में ये, दिमाग में ये कि हम जब सिक्किम भारत का एक भाग बना तो उनके मन में एक घबराहट था कि अगला देश जो खतरे में है नेपाल, भूटान। तो वहाँ पे एंटी इंडियनिज्म वगैरह काफ़ी, उसमें काफ़ी जोर आ गया था। तो हम लोग ये कभी अपने आप को नेपाली के जगह में बैठ के सोचने का कोशिश करते नहीं हैं हम लोग कि वो एम्पैथी जो रहना चाहिए, हमें सोचना समझना चाहिए कि हम यदि नेपाल में रहते तो हमारा सोच क्या रहता। हम लोग अपना सोच समझते हैं कि नेपाली क्यों हमारे बात को समझते नहीं है। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग होते रहता है। कभी कभी मिक्स सिग्नल्स होते हैं यहाँ से। कुछ लोग कुछ कहते हैं, आर्मी कुछ कहता, डिफेंस मिनिस्ट्री कुछ कहता, कॉमर्स मिनिस्ट्री कुछ कहता, विदेश मंत्रालय कुछ कहता, प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं। कभी कभी हमारे टॉप लीडर्स जो कहते हैं उसी को हम उसमें हम कंसिस्टेंसी नहीं रख सकते हैं। जैसा एक टाइम में हम मोनार्की ट्विन पिलर पॉलिसी फॉलो कर रहे थे कि हम मोनार्की को भी सपोर्ट करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी सपोर्ट करेंगे। तो तब रिश्ते अच्छे थे, संबंध बहुत अच्छे थे, हम सबको साथ में लेके आगे बढ़ रहे थे। लेकिन उसके बाद ये पैलेस में ट्रेजेडी हुआ, ज्ञानेंद्र राजा बने। वो सोचते थे कि डेमोक्रेसी के साथ माओवादी को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की कोशिश में लगे थे। और हम लोगों को कुछ हमारे मन में भी कुछ मोनार्की के मन में कुछ था कि मोनार्की भारत के ख़िलाफ़ रहता है, एंटी इंडिया है वगैरह वगैरह। तो एक तरफ से हमारे विदेश मंत्रालय में ऑफिशियली हम कह रहे थे कि हम ये ट्विन पिलर पॉलिसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, हम मोनार्की को भी सपोर्ट करेंगे और मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को भी सपोर्ट करेंगे। और करण सिंह वहाँ पे थे, प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल एनवॉय बन के, हमारे विदेश सचिव भी वहाँ पे थे। लेकिन हमारे विदेश सचिव प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे थे कि अभी हम ट्विन पिलर पॉलिसी नहीं फॉलो करेंगे। नेपाल का जनता जो चाहता है वो चाहे कुछ करे, यदि वो मोनार्की को नहीं चाहते हैं तो उनका डिसीजन है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन भी कई बार आया है और नेपाल की ओर से भी बहुत सारे गलती होते गए। जैसा कि मैंने नक्शे के बारे में कहा, उसमें कोई प्रोवोकेशन नहीं था। अभी प्रचंड जी फिर प्रधानमंत्री बने, एक नया कोएलिशन बनाया ओली जी के साथ, जो पूरा पिछले प्रधानमंत्री थे। पहला चीज़ जो उन्होंने किया वो ये किया कि 100 रुपये नोट में हम नया नक्शा करें। उस वक्त ज़रूरत नहीं था बिल्कुल। उनको पता है कि इससे ये सारा बॉर्डर प्रॉब्लम कभी सॉल्व ही नहीं हो सकेगा, अभी ये इरिटेंट बनता रहेगा। तो उनके तरफ से भी गलती हो रहा है, हमारे तरफ से भी गलती हो रहा है। तो अतुल जी और हम ये सोच रहे थे, हम लोग दोनों बहुत नेपाल के बारे में बहुत सोचते हैं, हम लोग बहुत प्यार करते हैं नेपाल, बहुत इज़्ज़त करते हैं, एक ही पीस पे रहते हैं। हाँ। तो हम लोग ये चाहते हैं कि ये ऐसा क्यों रहना चाहिए, 75 साल के बाद ये क्यों चल रहा है। हमारे लोग को भी समझना चाहिए, हमारे टैक्स पेयर ने टैक्स दिया जिससे इतना सारा चीज़ हुआ है नेपाल में। तो हम लोग को समझना चाहिए क्या हो रहा है करके। इसमें हम लोगों ने कोशिश किया, जहाँ तक हो सका हम लोगों ने कोशिश किया ताकि एक डिस्कशन शुरू हो जाए। सर, आप अभी जब बता रहे थे कि एक बड़ा मोमेंट था इंडो नेपाल रिलेशंस में, जब वो पैलेस में
एक बड़ा मैसेकर होता है, लगभग पूरी रॉयल फैमिली ख़त्म हो जाती है। जब हम लोग इसकी बात कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे इस प्रेजेंटेशन की, तो अभिषेक मुझे बता रहे थे कि अभिषेक ने मुझे बताया कि वहाँ नेपाल में कुछ लोगों को लगता है कि उसमें पाकिस्तानी एलिमेंट्स होते हैं, और फिर जब मैंने अतुल से बात की, उन्होंने कहा कि नहीं, एक एलिमेंट तो ऐसा भी है इन पॉपुलेशन जिसको लगता है कि हिंदुस्तान का कोई संबंध था। मैं जानना चाहता हूँ कि ऑब्वियसली आपकी पेशेवर मतलब उसमें बाध्यता है, आप बहुत सारी चीज़ें नहीं भी बता सकते हैं, लेकिन जो चीज़ पब्लिक डोमेन में है, जितनी जानकारी, उसके आधार पे हमें बताइए कि उस रात पैलेस में एग्जैक्टली हुआ क्या था। मैं बोलता हूँ जहाँ तक इसमें इसके बारे में बात कर सकता हूँ, मैं बोलूँगा, शुरुआत से बोलूँगा कि ये स्पष्ट था पहले से ही। जब जैसे ही मैं पहुँचा वहाँ पे, ये बड़ा स्पष्ट था कि राजा वीरेंद्र काफ़ी चिंतित थे अपने सिक्योरिटी के बारे में। शुरू हो गया था कई कारण से। एक तो ये कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन गए थे, क्योंकि पहला जन आंदोलन जो हुआ 1989 में, जिसमें भारत का भी सहयोग था, उस दबाव में वीरेंद्र मान गए कि हम अपने सारे पावर को सरेंडर कर लेंगे। नहीं तो तब तक वो एब्सोल्यूट मोनार्क थे। उन्हें कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन जाएंगे और सिर्फ आर्मी का कंट्रोल हम रखेंगे, बाकी सब मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को दे देंगे। और इस डिसीजन में कई लोग इसके खिलाफ में थे। उनके फैमिली में भी ज्ञानेंद्र, उनके भाई बिल्कुल खिलाफ में थे। उनके जो रानी थे ऐश्वर्या, वो भी खिलाफ थे, और दूसरे भी परिवार में, पैलेस में बहुत सारे लोग, और पैलेस के जितने भी लोग थे सारे खिलाफ थे। तो उनको ऐसा लग रहा था कि बहुत टेंशन था इसके बारे में। एक तो वो था। दूसरा, वो देख रहे थे कि धीरे धीरे नेपाल भारत के बॉर्डर में सारा वो जो डेमोग्राफी था, वो प्रोफाइल जो है वो सारा था, वो बदल रहा था। इसमें इम्पोर्टेड इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स आ रहे थे, फंडेड बाय तीसरे देश से, कुछ ISI के लोग, कुछ बाहर से दूसरे लोग, और इसमें मॉस्क और मदरसा वगैरह बन रहे थे। वहाँ पे इनको पता था कि इसमें काफ़ी कुछ एक्टिविटी चल रहे थे, जो ओपन बॉर्डर जो है उसका मिसयूज़ हो रहा था काफ़ी। उसमें हथियार वगैरह स्मगल हो रहे थे भारत के ख़िलाफ़। लेकिन इसमें एंटी मोनार्की के सेंटिमेंट जो थे उसको भी बढ़ावा मिल रहा था, क्योंकि ये जो मुस्लिम एलिमेंट्स थे, रेडिकल मुस्लिम एलिमेंट्स, वो ये हिंदू आइडेंटिटी जो था नेपाल का, उस बारे में वो खुश नहीं थे, वो कंफर्टेबल नहीं थे कि ये हिंदू देश रहते हुए हम कैसे ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन रहा था, ये बड़ा इंटरनेशनल इंडस्ट्री बन रहा था, न सिर्फ नेपाल में, ये सारा ग्लोबल, इसमें थाईलैंड में, चीन में, सारी जगह में कई तरीके के इलीगल चीज़ हो रहे थे। तो ये तो बड़ा इंडस्ट्री बन गया था। इसमें भारतीय लोग भी, कुछ लोग इन्वॉल्व थे, क्योंकि नेपाल भारत बॉर्डर से जो एक्सप्लोजिव वगैरह जो स्मगल होते थे, वो कोयम्बटूर पहुँचते थे, कोयम्बटूर में एक्सप्लोजन होते थे। कैसा पहुँच रहा था? हाईजैकिंग जब हुआ इंडियन एयरलाइंस IC-814, उसमें भी जो पाकिस्तानी टेररिस्ट थे वो इस तरफ आए, कैसे आए, गुजरात गए, कैसे गए, वहाँ पे उनको फेक पासपोर्ट मिला, भारतीय पासपोर्ट मिला, कैसा मिला, उसमें भी कुछ तो हाथ था भारत का। तो सच बात यह है कि इंटरनेशनल एक इंडस्ट्री बन गया था और इसका जोर बहुत ही ज़्यादा था। और इसके बारे में भी काफ़ी चिंतित थे वीरेंद्र भी, ज्ञानेंद्र भी, कि उनको लग रहा था कि मोनार्की के खिलाफ है और नेपाल का जो हिंदू आइडेंटिटी है उसके भी खिलाफ है,
क्योंकि नेपाल में जैसे आपको पता है राजा जो है वो विष्णु, भगवान विष्णु के अवतार हाँ माने जाते हैं, एक अवतार, राइट, अवतार माने जाते हैं। तो ये सब ख़त्म होने वाला था, तो उनको लगा कि ये भी एक प्रॉब्लम है। और तब तक एक मोनार्की, ये माओवादी भी इंसर्जेंसी शुरू हो गया था 1996 से। पहले तो कोई सीरियसली नहीं ले रहा था, लेकिन जब ये पैलेस का ट्रेजेडी हुआ तब तक माओवादी का जो होल्ड था सारे 75 डिस्ट्रिक्ट में नेपाल में होल्ड बन गया था। तो बहुत बड़ा ये फोर्स बन रहा था, वो भी मोनार्की के खिलाफ थे। तो वीरेंद्र जो है भारत के साथ काफ़ी करीब आ रहे थे, और जब हमारे राष्ट्रपति जी नारायणन काठमांडू गए तब तक बहुत सारे, या वहाँ पे भी सरकार बदलते रहे, यहाँ पे भी सरकार बदलते रहे, लेकिन जो ट्विन पिलर पॉलिसी जो था वो बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा था। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी था, लेकिन इसमें हम लोग काफ़ी आगे बढ़ सके, बड़े बड़े संधि साइन कर सके, पंचेश्वर प्रोजेक्ट के बारे में, ट्रेड के बारे में, ट्रीटी ट्रांजिट के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो ये स्पष्ट था कि पैलेस भी सपोर्ट कर रहा था, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी सपोर्ट कर रहे थे, और भारत और नेपाल संबंध बहुत ही मजबूत बन रहे थे। और वीरेंद्र जो पहले एंटी इंडिया माने जाते थे, क्योंकि जब वो राजा बने उनके मन में भारत के बारे में बहुत चिंता था। और सच बात यह है कि जब भारत डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहा था, हर राजा नेपाल में त्रिभुवन के बाद यही सोचता था कि भारत डेमोक्रेसी के साथ है, इसका मतलब ये है कि भारत मोनार्की के खिलाफ है। तो वो भी भारत के खिलाफ जो कुछ कर सकते थे कर रहे थे। हमारे रजगोत्रा साहब जो कई बार नेपाल में थे, फॉरेन सेक्रेटरी थे, अभी मेरे ख्याल से अभी उनका 100th बर्थडे मनाया गया। वो कहते थे कि महेंद्र जो बहुत ही एंटी इंडिया माने जाते थे, वो सबसे प्रो इंडिया थे। वो हर हफ्ता इंडिया हाउस आते थे, हमारे क्लासिकल जो संगीत है, भजन है, वो सब सुनने के लिए आते रहते थे, बहुत ही प्रो इंडिया रहते थे। लेकिन वो कहते थे हम यदि उनको अलग तरीके से ट्रीट करते थे तो बहुत ही प्रो इंडिया रहते थे, लेकिन वो भी बहुत ही एंटी इंडिया बन गए थे। बहुत लिपुलेख और कालापानी का जो एक्सचेंज हुआ था उन्हीं के टेन्योर में हुआ था। हाँ, तो वो चाइना वार के तुरंत बाद तो प्रो चाइना थे वगैरह वगैरह। लेकिन वीरेंद्र जो थे वो काफ़ी इंडिया के बारे में बहुत सोचते थे और इंडिया के काफ़ी करीब आ गए थे। तो हमारे राष्ट्रपति जब नारायणन साहब गए वहाँ पे, बहुत अच्छे तरीके से उनका विज़िट हुआ, और वो वीरेंद्र जी के साथ बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देखिए आप माओवादी के बारे में बहुत चिंतित हैं, लेकिन केरला में देखिए हमारे यहाँ कम्युनिस्ट वगैरह के बारे में भी बहुत चिंता था। आप कम्युनिस्ट को जब उनको एक मौका देते हैं मेन स्ट्रीम में आने के लिए, तो उनका वो जो एजिटेशन वगैरह है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन हो सके तो देखिए, क्योंकि उनको फोर्स से उनको ख़त्म करना ज़रा मुश्किल रहता है कभी कभी। तो सोचिए कि उनका इंडिया का एग्जांपल दे रहे थे। क्या पॉलिटिकल प्रोसेस में उनको इंक्लूड कर लीजिए तो वो डीमिलिटराइज खुद ही करेंगे। तो ये वीरेंद्र के मन में काफ़ी था। तो जब वो रिपब्लिक डे में हम उनको इनवाइट किए, चीफ गेस्ट बन के आए यहाँ पे, तो उन्होंने फिर नारायणन साहब के साथ बात किया कि देखिए अब हम माओवादी चाहते हैं कि हमारे साथ बात शुरू करें। तो हमारे मन में अभी भी हमारी सोच में है आपने जो कहा था वगैरह वगैरह। तो एक सोच शुरुआत हुआ सिर्फ कि ट्विन पिलर के बदले 3 पिलर पॉलिसी बन सकता तो अच्छा रहेगा, जिसमें भारत, मोनार्की, माओवादी और पॉलिटिकल पार्टी सब साथ में रहे,
माओवादी अपना जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में उनका जो सोच था वो नेपाल के लिए बहुत ज़रूरी था। विमेन का एम्पावरमेंट कैसा लाएं, इनइक्वालिटी को कैसे दूर करें, वगैरह वगैरह। और भारत की ओर से यही चिंता था कि माओवादी की तरफ से एंटी इंडियनिज्म नहीं रहना चाहिए, वो रोकना चाहिए। माओवादी असल में भारत के टेरिटरी से ही अपने सारा एक्टिविटीज़ कर रहा था। रेणु शायद माओइस्ट इंसर्जेंसी में उन्होंने हिस्सा लिया, फनीश्वरनाथ रेणु। माओइस्ट नहीं, वो जो पीपुल्स रिवॉल्यूशन था अच्छा, 1948 एंड ही मतलब वो कोइराला फैमिली से काफ़ी उनका क्लोजनेस था और बीएचयू के स्टूडेंट थे। और कोइराला जितने थे सब की पढ़ाई लिखाई डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस बीएचयू से हुई है, जहाँ से आप भी हैं तो मैं भी हूँ। तो फणीश्वरनाथ रेणु भी वहीं थे, रविंद्रपुरी में उनका घर था बीपी कोइराला का। तो उस दौरान उन्होंने नेपाली क्रांति की कथा नाम की किताब लिखी है जो राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुई। आप बता रहे थे सर कि माओइस्ट को हम चाह रहे थे कि किसी तरह हिंदुस्तान हम चाह रहे के साथ। थे कि ठीक है, जब वीरेंद्र जी ने पहले बार ब्रजेश मिश्रा के साथ बात किया, वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, कि माओवादी के साथ शुरू, तो उनका विचार ये था कि आप कीजिए, लेकिन मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को आप उसको छूना नहीं चाहिए, डेमोक्रेसी को रहने दीजिए, मजबूत बनने दीजिए। तो वीरेंद्र के मन में ये आया कि एक 3 पिलर पॉलिसी शायद हम शुरू कर सकते हैं, उनके बारे में बात करें। माओवादी के मन में ये था, क्योंकि वो सबसे बात कर रहे थे, वो डेमोक्रेसी के खिलाफ थे, वो सत्ते में आना चाहते थे। तो उनके मन में ये था कि हम राजा के साथ शायद कुछ एक समझौता बना सकते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को अलग रख सकते हैं, भारत के साथ चलाएंगे। लेकिन भारत के बारे में उनका आइडियोलॉजी वैसी था कि भारत को हम ट्रस्ट नहीं कर सकते वगैरह वगैरह। लेकिन जब वीरेंद्र ने बातचीत शुरू किया माओवादी के साथ, तो शायद माओवादी की तरफ से एक पहला एक विचार ये था कि आप एक सेरेमोनियल मोनार्क बन जाइए और आपके बाद मोनार्की का ज़रूरत नहीं है, आप शायद प्रेसिडेंट बन सकते हैं, प्रेसिडेंट बन जाइए। एक बातचीत हो रहा था सर। तो किसी ने पैलेस की ओर से ये लीक कर लिया ISI वगैरह को, कि काफ़ी वहाँ पे उनके भी कांटेक्ट थे कि देखिए ये बातचीत होने वाला है। और दीपेंद्र के मन में यह आ गया कि उनके लिए कोई अभी फ्यूचर नहीं है, क्योंकि यदि राजा वीरेंद्र मान जाएंगे कि हम प्रेसिडेंट बन जाए तो उनके लिए फ्यूचर नहीं है। इसमें सच्चाई तो नहीं है, लेकिन ये बात शायद शुरू हो गया था। और उसके अलावा दूसरे कई पर्सनल प्रॉब्लम भी थे। दीपेंद्र जिससे शादी करना चाहते थे, पशुपति राणा जो एक पॉलिटिकल नेता थे वहाँ पे, उनकी बेटी के साथ, वो वीरेंद्र और रानी चाहते नहीं थे, महारानी को किसी और के साथ शादी कराना चाहते थे। और ये जो एक फ्रंट कंपनी बन गया था, ISI काफ़ी मजबूत था उस टाइम में नेपाल में, उनके फ्रंट कंपनी और दीपेंद्र के साथ काफ़ी करीब संबंध हो गए थे और दीपेंद्र को ट्रैप कराया गया। और उनके मन में ये पैदा किया गया कि देखिए आपके लिए शायद फ्यूचर नहीं रहेगा, क्योंकि ये सब बातचीत हो रहा है अभी। और माओवादी और वीरेंद्र के साथ गहराई में बातचीत शुरू होने वाला था। और तब वीरेंद्र के साथ तब भी मैं तो रिटायर हो गया था, लेकिन कुछ मैं कंटिन्यू कर रहा था एक एडवाइज़र के रूप में जसवंत सिंह जी के साथ। तो मैं प्रधानमंत्री वाजपेयी जी के साथ जब तेहरान में था, जसवंत सिंह जी भी थे, तब वीरेंद्र जी की ओर से एक मैसेज आया कि आप इधर आ सकते हैं क्या, क्योंकि यहाँ बहुत गड़बड़ होने वाला है, जल्द से जल्द आ सकते हैं। उसके पहले ही कुछ पता था कि कुछ इस तरीके से हो रहा है। उनको आभास कब की बात होगी सर? जी, ये कब की बात होगी?
ये 2001 मार्च में हुआ। 2 महीना पहले मैं तो 2001 में तेहरान में थे। मार्च में नहीं, मेरे ख्याल से मई में था। मैं रिटायर हो गया था, मैं कंटिन्यू कर रहा था। और तेहरान में थे हम, और मैं जसवंत सिंह जी के पास गया। मैंने कहा कि देखिए ये इस तरीके से एक मैसेज आया है। तो जसवंत सिंह जी तो बहुत ही सीरियसली लेते कि उसके पहले ही उनको पता था कि बहुत गड़बड़ हो रहा है, शायद हो रहा है काठमांडू में। और वाजपेयी जी उनसे कह रहे थे कि आप जल्द से जल्द काठमांडू जाइए। जसवंत जी की वो नहीं जा पा रहे थे। तो जसवंत सिंह जी और हम वाजपेयी जी से मिले उनके कमरे में करीब 2 बजे सुबह। उनका इंटरव्यू वगैरह चल रहा था सईद नकवी के साथ। वो इंटरव्यू होते ही हम लोग तीनों थे, बात कर रहे थे। और जसवंत सिंह ने कहा कि जल्द से जल्द हम राजन को काठमांडू भेजते हैं, क्योंकि वीरेंद्र उनको ट्रस्ट करते हैं। अब वाजपेयी जी ने काफ़ी सोचा इसके बारे में। फिर उन्होंने कहा कि देखिए ये हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम है वहाँ पे, लेकिन वीरेंद्र जी को आप मेरे तरफ देखते हुए उन्होंने कहा कि वीरेंद्र जी से कहिए कि वो किसी को भेजें दिल्ली में, और हम लोग बातचीत करेंगे दिल्ली में। तो ये मैसेज हमने वीरेंद्र जी को भेज दिया। ये कुछ ही दिन में सारा ये ट्रेजेडी हो गया। तो सच्चाई तो ये है मेरे ख्याल से कि ये सारा नेक्सस जो था, नारकोटिक्स, टेररिज्म, और कुछ ही दिन पहले इंडियन एयरलाइंस का हाईजैकिंग हुआ था। और हर जो इवेंट हुआ था, टेररिस्ट रिलेटेड इवेंट, स्मगलिंग रिलेटेड इवेंट जो काठमांडू में होता था, उसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज जो नेपाल के और भारत के हैं, उनके बीच में बहुत अच्छे संबंध थे और बहुत अच्छा कोऑपरेशन था। लेकिन कभी कभी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण नेपाल में एक तरीके का एक हेजिटेशन था कि पाकिस्तान को हम एक्सपोज करें या ना करें, क्योंकि पाकिस्तान एम्बेसी के डिप्लोमेट्स इन्वॉल्व थे डायरेक्टली स्मगलिंग में, काउंटरफीट करेंसी वगैरह वगैरह में। और ये सब चीज़ें पब्लिक डोमेन में होती जी, पब्लिक डोमेन में ये सब चीज़ें आती नहीं, पब्लिक डोमेन में नहीं आ रहा था। वो आना नहीं चाहते कि वो चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते क्यों, संबंध क्यों बिगाड़े। तो इसमें वीरेंद्र जी खुद काफ़ी समझते थे, और उनके कुछ जो कांटेक्ट थे उनके साथ हम बातचीत करते रहते थे। और एक टाइम एक इंसिडेंट ये भी था, जब एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट पकड़ा गया था। उनके पास बहुत सारा काउंटरफीट करेंसी था, इंडियन करेंसी, और वो पकड़े गए थे, लेकिन वो अपने आप को बंद कर लिए थे अपने घर में। वो सारा सराउंड किया गया था नेपाली आर्मी, नेपाली पुलिस वगैरह से। लेकिन सरकार जो था, नेपाली सरकार जो था, वो चाहता नहीं था कि इनको एक्सपोज किया जाए। तो इसमें पैलेस का मदद हम कभी कभी लेते थे कि देखिए ये सब आपके धरती से हो रहा है, पाकिस्तान कर रहा है, ये डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का वो फ़ायदा उठा रहा है, ये ठीक नहीं है, ये आपके लिए भी ठीक नहीं है, आपका सारा इंटरनेशनल रेपुटेशन बिगड़ जाएगा। तो इसमें पैलेस का पूरा समझ था, क्योंकि उनका भी डर था, चिंता था पाकिस्तान के बारे में, आईएसआई के बारे में। वो सोच रहे थे कि आईएसआई और माओवादी शायद साथ में आ जाए तो गड़बड़ हो सकता है। तो वो मदद करते थे इसमें, और हर बार पाकिस्तान को एक्सपोज करते थे, पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स को एक्सपोज करते थे, उनको एक्सपेल किया जाता था नेपाल से। और इसमें सिर्फ 3-4 लोग थे जिनको पता था, ये भारतीय सरकार में भी। और इसमें बहुत अप्रिसिएशन था दिल्ली में कि पैलेस पे था, इसलिए परिंदे को चीफ गेस्ट बना के रिपब्लिक डे वगैरह बनाया था। तो सच बात ये है कि मेरे ख्याल से कि इसमें आईएसआई और ये दाऊद इब्राहिम वगैरह वगैरह स्मगलिंग माफिया जो है, नेक्सस जो है, इनके
दिमाग में ये था कि मोनार्की हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि मोनार्की भारत के भी करीब आ रहा है, मोनार्की अभी माओवादी के बारे में भी बात चल रहा है। और जब उन्होंने अब ISI ने माओवादी के साथ बातचीत करने की कोशिश किया, तो प्रसन्न जी ने उनसे कहा कि देखिए हम आपके साथ कुछ नहीं बातचीत करना चाहते हैं। कि प्रसन्न जी ने ओपनली कह दिया ये इंटरव्यू में एक नेपाली पत्रकार के से कि ये हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट का सवाल है, हम ISI के साथ कुछ नहीं करना चाहते हैं। तो ISI समझ गया कि हम माओवादी के साथ भी कुछ कर नहीं पाएंगे, तो वो ये सब रोकना चाहते थे। तो इस कारण से वो दीपेंद्र को इस्तेमाल करके एक माहौल बन गया और सारा ट्रेजेडी हो गया। लेकिन हर डिटेल इसके बारे में अभी भी स्पष्ट नहीं है। सच्चाई ये भी है, हर लास्ट डिटेल जो है, क्योंकि इसमें कुछ पोस्टमार्टम नहीं हुआ, इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, जो जिस जगह में पैलेस का जो किसने बैकस्टॉप किया था सर जिसमें investigation? हुआ ये सारा, वो भी डिस्ट्रॉय किया गया। तो अभी भी थोड़ा बहुत डाउट तो है, लेकिन इसमें पाकिस्तान का हाथ, ये ISI का हाथ और ये स्मगलिंग नेक्सस का जो हाथ है, वो तो मेरे ख्याल से काफ़ी स्पष्ट है। लेकिन ये बहुत बड़ा चीज़ है, इंटरनेशनल चीज़ है, और ये जब इंटेलिजेंस के मामले में जब चीज़ बाहर आते हैं तो हर चीज़ को जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इंटेलिजेंस एजेंसीज भी ये चाहते नहीं है कि सारे अलमेरा खोल के सब बता दें कि ये हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्केल्टन हैं, हर कपबोर्ड में बहुत सारे स्केल्टन हैं। तो ये खेल चलता रहता है अनफॉर्चुनेटली। सर इस पे हम और आगे विस्तार से बात करेंगे और उस लेटर के बारे में भी बात करेंगे, योर मैजेस्टी और मे आई प्लीज़ योर मैजेस्टी, उसका भी जिक्र आएगा। माओइस्ट पे बात करेंगे। मेरा अतुल सर से सवाल है कि जब भी इंडिया नेपाल रिलेशन की बात आती है, उसकी बुनियाद है 1950 की ट्रीटी, लेकिन नेपाल में बहुत सारे लोग इसका विरोध करते हैं। इसकी वजह क्या है, अगर आप उसको ब्रीफ में बता सके, और क्या आपत्तियां हैं उनकी? जैसा कि सर ने कहा है शुरू में कि ये जो एक कॉलोनियल हैंगओवर है, ये जो ब्रिटिश का एक नज़रिया था देखने का इंडिया नेपाल रिलेशन का। नेपाल ये सच है कि कभी कॉलोनाइज नहीं हुआ था, लेकिन एक रिप्रेजेंटेटिव ईस्ट ब्रिटिश इंडिया कंपनी का वहाँ पे हुआ करता था, जो अभी हमारी एम्बेसी है वहीं पे, और 19th सेंचुरी से। तो कुछ इनइक्वल टर्म्स हैं जिसको लेकर नेपाल में बार बार ये हुआ है। और देखिए साइज़ में मतलब इनॉर्मस डिफरेंस है दोनों कंट्रीज़ में इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। जोग्राफिकली नेपाल का स्प्रेड कम नहीं है, ये हमेशा हमें सोचना चाहिए। इट्स नॉट ए स्मॉल कंट्री, और बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, जैसे इंडिया है बहुत ही डाइवर्स कल्चरली, डेमोग्राफी, मतलब इन ऑल टर्म्स। लेकिन जो एक माइट है इंडिया का, वो अनमैचेबल है नेपाल से यदि हम कंपेयर करते हैं। और 1850 किलोमीटर प्लस ओपन पोरस बॉर्डर है हमारा, जो कि कम से कम कई स्टेट्स में ये करता है, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, इवन इन नॉर्थ ईस्ट असम एंड सिक्किम। और सिक्किमाइजेशन जो एक टर्म है जो बार बार नेपाल के कलेक्टिव साइक में वो एक ये घेरता है कि इंडिया में टारगेट नेपाल, विच इज़ ए कंप्लीट मिसनोमर। इंडियन एस्टैब्लिशमेंट का हमेशा से बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड रहा है। ठीक है, कुछ हिकअप्स आ जाते हैं रिलेशंस में, लेकिन जो एक ऑफिशियल एस्टैब्लिशमेंट का व्यू रहा है इंडिया का नेपाल को लेके, वो एक डेवलपमेंट पार्टनर के रूप में रहा है। तो इनइक्वालिटी जो 1950 की ट्रीटी में रहा, वो ड्राइव करता रहा है वो साइक्स जो है नेपालीज के बीच में, लेकिन वो अनफाउंडेड रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स अनफाउंडेड रहा है वो। अब जो समय है वो एक एस्पिरेशनल नेपाल बन चुका है। जैसे हमारे यहाँ भी न्यू एस्पिरेशन से आप देख रहे हैं चेंजेस हर जगह हो रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी, डिसरप्शन आ गया पूरी तरीके से लाइफ स्टाइल, करियर, हर चीज़ में। तो नेपाल भी चेंज हो रहा है, और हम बहुत ज़्यादा चेंज हो गए 91 के बाद में, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद में। तो इंडिया का प्लेस आज दुनिया में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। वी आर द 5th लार्जेस्ट इकॉनमी, गोइंग टू बी द थर्ड लार्जेस्ट बाय 27 होपफुली। तो नेपाल कहीं ना कहीं पीछे छूटा है। नेपाल के मन में, मैं इंडस्ट्री से मतलब बिलोंग करता हूँ करियर वाइज, तो वहाँ भी देखेंगे जो पहले टाई-अप्स थे, कोलैबोरेशंस थे, उसमें बहुत चेंजेस आ गए हैं। अब जो नेपाल के बड़े बिजनेसेस हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है। इंडियन बिजनेसेस कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, नॉट ओनली इन नेपाल। दैट्स अ सरप्राइजिंग थिंग, बिकॉज वी आर ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। तो इंडियन मार्केट को ही हम एक्सप्लोर कर रहे हैं।
ये सब चीज़ें नेपालीज को परेशान करता है। लेकिन नेपाल के लिए और एक आम आदमी जो नागरिक है नेपाल का, उसके लिए फिर फाइनल रिफ्यूज़ भी इंडिया ही है। सोवरेनिटी का पूरा रिस्पेक्ट किया गया है इंडिया की तरफ से हमेशा। ये चीज़ें, उसको छोटी छोटी चीज़ें, फंडामेंटल चीज़ें जो परेशान करती हैं। एक डिफेंस ट्रीटी है, बुक का सर ने एक एग्जांपल दिया, एक छोटा सा एग्जांपल है। डिफेंस प्रोक्योरमेंट अभी भी नेपाल डायरेक्टली नहीं कर रहा है जब तक इंडिया का कंसेंट नहीं हो। 1989 में याद होगा जब राजीव गांधी की सरकार थी यहाँ पे, तो एक ब्लॉकेड इम्पोज किया करना पड़ा था या किया गया था, घोषित था। वो एकमात्र ब्लॉकेड था जो घोषित था। बाकी जो डोमेस्टिक कंपल्सन्स थे नेपालीज पॉलिटिक्स में, उससे आके कई बार ऐसा हुआ कि ट्रेड मतलब ब्लॉक हुआ है, जो ट्रेड ट्रांजिट है ब्लॉक हुआ है। लेकिन 89 वाला घोषित था। एक रीज़न ये डिफेंस प्रोक्योरमेंट का भी था वो, अपार्ट फ्रॉम सम साइड इश्यूज। सार्क में जो कुछ हुआ था, ब्रेकफास्ट के टेबल पे ठीक से ग्रीट नहीं करना, किंग वीरेंद्र का और भी चीज़ें, तो अनइक्वल टर्म्स जो है ना, वो नेपालीज जो एक आम नेपाली है, उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है। और ये सभी पार्टियों में एक तरह से सिंड्रोम उनको लगता है कि कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, जो कि नहीं है। जो एक मतलब मास फॉर्म में आप देखें तो जो इंडियंस है नेपाल को लेकर एम्पैथी है उनके मन में, और ऑफिशियली भी हम चाहते हैं कि हमेशा रहे। कभी कभी नहीं हो पाता है क्योंकि रेसिप्रोकेशन भी नहीं हो पाता है काठमांडू से। कहाँ कमी रह जाती है? देखिए, ब्यूरोक्रेसी सर ने लिखा है जो सेक्शन 1 में काफ़ी, कि ब्यूरोक्रेसी का एक नेचर होता है। जब सर जा रहे थे वहाँ पे, तो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी जी, उन्होंने एक एडवाइस दिया था कि ब्यूरोक्रेसी को कितना ट्रस्ट करना चाहिए। तो ब्यूरोक्रेसी का एक तौर तरीका सिर्फ भारत में ही नहीं है, ये यूनिवर्सल है कि उनका तौर तरीका होता है काम करने का। उसमें कई चीज़ें फाइल्स में दब जाती हैं, वो इमोशन जो है ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है फाइल्स में। लेकिन पीपल टू पीपल कनेक्ट जहाँ पे है, रोटी बेटी का संबंध है और जीवन मरण का संबंध है। मैं तो ये मानता हूँ कि जो खासकर हेल्थ केयर में जो कॉपरेशन है इंडिया नेपाल के बीच में, वो अनमैचेबल है, हो ही नहीं सकता है किसी दो कंट्री के बीच में। तो ब्यूरोक्रेसी का अपना एक लाइन है, लोगों का अपना एक लाइन है। उसमें मुझे लगता है कि भारत नेपाल संबंध काफ़ी अस्थिर है। चाइना के लाख इंटरवेंशन के बाद भी 75% प्लस जो ट्रेड है वो हमारे साथ है, नेपाल भारत का। और आप सरप्राइज्ड होंगे कि वी आर द बिगर बेनिफिशियरी। यदि हम दोनों साइड का रेवेन्यू को हम ये करें, मैच करें, वी आर गेटिंग मच मोर फ्रॉम नेपाल देन व्हाट वी आर सेंडिंग टू नेपाल। लेकिन इंडिया का एक कंसिस्टेंट रोल रहा है डेवलपमेंट पार्टनर के रूप में। उसमें सारी चीज़ें जो सर ने अंडरलाइन किया अपने ग्रैंड नैरेटिव में शुरू में बताते हुए, हॉस्पिटल हो, रोड हो, सब कुछ पहला, एयरपोर्ट हो, त्रिभुवन एयरपोर्ट जो काठमांडू का, पोस्ट ऑफिस पहला, तो सब कुछ, इवन टू द डेट एक ही एयरपोर्ट है नेपाल का, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो पोखराम बना, वहाँ से इंडियन फ्लाइट्स मतलब ऑपरेट नहीं हो रहा है। भैरवा में भी बना है फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि वो जो इंटेंट था बनाने का, वो कहीं ना कहीं इंडिया को इंसर्कल करने का था वहाँ पे। और जो भैरवा का एयरपोर्ट है बहुत ही क्लोज है वो गोरखपुर से, तो स्ट्रेटजिकली वो पॉसिबल नहीं है कि इंडिया वहाँ पे एक्सेस दे, एयर एक्सेस दे। तो जो डेवलपमेंट पार्टनरशिप रही है इंडिया नेपाल की, वो भी काफ़ी यूनिक रही है अपार्ट फ्रॉम ऑल अदर थिंग्स। उसमें इंडिया मुझे लगता है काफ़ी हद तक अभी भी सक्सीड कर पा रही है, फॉर्चुनेटली। सर आप मैं एक ही चीज़ ऐड करना चाहूँगा इसमें। प्लीज़। आजकल ये 1950 का संधि जो है उसका रेलेवेंस ज़्यादा नहीं रहा, क्योंकि आजकल नेपाल कई देश से, चीन से भी काफ़ी मिलिट्री ट्रेनिंग ले रहा है, काफ़ी संबंध उनका एक्सपैंड होते जा रहा है। और दूसरा चीज़ ये है कि जो भारतीय नागरिक को नेपाल में जो हक है वो नहीं मिलता है। नेपाली नागरिक को यहाँ पे सारे अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह है, हमारे नागरिक को वो सब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। थोड़ा एक्सप्लेन करके। हम नेपाल से ये नेपाल तो बार बार 1950 संधि के बारे में बात करता रहता है, और हम मेरे टाइम से 1996 से हम मान गए कि ठीक है, आप 1950 संधि को रिवाइज करना चाहते हैं, एब्रोगेट करना चाहते हैं, हम लोग तैयार हैं, बताइए आप क्या चाहते हैं। लेकिन आज तक नेपाल की ओर से क्लियरली बताया नहीं उन्होंने क्या चाहते, क्योंकि एक तरफ से वो उनको जो कुछ भी एडवांटेज मिला है इंडिया में वो रखना चाहते हैं, लेकिन सिक्योरिटी के मामले में जो कंडीशंस है उसको हटाना चाहते हैं। लेकिन वो तो उस तरीके से नहीं हो सकता है। किताब में एक जगह हमने लिखा है कि ये जो पीसफुली मतलब डिस्कस होना चाहिए, जैसे फैमिली के अंदर में डिफरेंसेस होते हैं, वो हमने किताब में लिखी है ये चीज़ की। इवन वी आर एग्रीइंग कि 1950 ट्रीटी नीड्स कोई तरीका निकाल सकते हैं, लेकिन
इसको एक बायलैटरल इरिटेंट नहीं बनाना चाहिए, पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, तो वो पॉलिटिसाइज हो जाता है, वही है प्रॉब्लम। आप सॉरी 95 में नेपाल पहुंचे थे, जी। तो मतलब जो किताब में मैं पढ़ रहा था, आप लंदन से आ रहे थे और कुछ घंटों की ब्रीफिंग हुई और फिर आप सीधे नेपाल गए। तो ब्रीफिंग क्या थी आपके प्रधानमंत्री के साथ या फिर कोई मंत्री? नहीं, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे और बहुत कम बोलते थे वो, तो उनके साथ 10-15 मिनट के लिए बातचीत हुआ शायद। मैं सोचा कि 1-2 घंटे के लिए वो नेपाल इतना इम्पोर्टेंट देश है, इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, जब जी उसी वक्त एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आया था, एंटी इंडिया कैंपेन लेके, बहुत सारे प्रॉब्लम रहेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन उनका यही था कि देखिए, हम लोग ने यही गलती किया है कि हम लोग सोचते हैं कि कुछ नेपाल में ऐसे लोग हैं जो एंटी इंडिया हैं, उनके खिलाफ रहना चाहिए, जो प्रो इंडिया है उनको साथ देना चाहिए, उनको मदद करना चाहिए, ये सब बंद कर लेना चाहिए। तो हम एक ट्विन पिलर पॉलिसी रखेंगे, राजा के साथ भी रहेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ भी रहेंगे, क्योंकि हम सीख गए थे कि हम जीपी कोइराला को बहुत सपोर्ट कर रहे थे। उससे क्या हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टी जिसके नेता मनमोहन अधिकारी जी थे, जो एक ज़माने में हमारे फ्रीडम मूवमेंट में भी हिस्सा लिए थे, वो भी भारत के ख़िलाफ़ हो गए थे। तो बोले कि ये सब बंद कर लेना चाहिए, चाहे एंटी इंडिया पार्टी हो या प्रो इंडिया पार्टी हो, हम उनको ना 1 इंच ज़्यादा देंगे ना इंच कम देंगे, उनको सब बिल्कुल एक ही तरीके से हम ट्रीट करेंगे। तो ये आपका ये जिम्मेदारी है। और दूसरा ब्रीफिंग जो था वो हाइड्रोपावर के मामले में था, जो फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने कहा कि देखिए, ये टनकपुर एक बराज बन गया था जो नेपालगंज के पास है, वहाँ पे हमने महेंद्रनगर, सॉरी, वहाँ पे हमने एक छोटा हिस्सा नेपाली टेरिटरी का इस्तेमाल किया था, जिसमें नेपाल सरकार का फॉर्मल अप्रूवल नहीं था। तो उसको कम्युनिस्ट पार्टी ने बहुत बड़ा एक कैंपेन इशू ग्रैब कर लिया, इलेक्शन जीत गया था। तो सलमान हैदर जो विदेश सचिव थे, उन्होंने कहा कि इसको ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम, एक ही तरीका है, इसको हम एक बड़ा प्रोजेक्ट सोचिए जिसमें ये एक छोटा सा हिस्सा रहेगा, और बड़े प्रोजेक्ट में जिसमें नेपाल का बहुत लाभ रहेगा, उस तरीके से हम सोचते हैं, पॉजिटिव तरीके से इसका हम सोल्यूशन निकालने का कोशिश करेंगे। और शिवशंकर मेनन जो बाद में विदेश सचिव बने, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बने, वो जॉइंट सेक्रेटरी थे, उन्होंने बहुत सारा चीज़ कहा। उन्होंने यही कहा एक लाइन में कि देखिए, अब वक्त आ गया है नेपाल के साथ हम अपने संबंध को रिस्ट्रक्चर करें। वो पुराना 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी का जो सोच है, दोनों देश अभी भी इतना बदल गए हैं, लेकिन अभी भी वो पुराने माइंडसेट से हम एक के साथ संबंध रखे हैं, उसको हमें सारा बदलना चाहिए। और वो कह रहे थे कि आपको हम एक ब्लैंक चेक दे रहे हैं, आप हमारे एम्बेसडर हैं, हमने ख़ास तौर पे आपको स्पेशली सेलेक्ट किया है, आप जो चाहे वो कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, सजेशन भेजिए, हम लोग एक ओपन माइंड से उसको कंसिडर करेंगे। तो बहुत बड़ा एक उन्हें इन्विटेशन दिया। और मेरा जो पहला विज़िट था, मैं लंदन में ही था उस टाइम में, लेकिन नेपाल में कुछ 3-4 हफ्ते में राजदूत बनने के लिए जा रहा था। दिल्ली बुलाया गया क्योंकि माधव नेपाल जो कम्युनिस्ट पार्टी में मनमोहन अधिकारी के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, फॉरेन मिनिस्टर थे, वो एक ऑफिशियल विज़िट पे आए थे। तो मुझे इस वजह बुलाया गया कि आप माधव नेपाल के साथ रहिए वगैरह वगैरह। तो मैं माधव नेपाल के साथ कई दिन गुजारा, उनके साथ तिरुपति गया। तो उनको ये पूछा गया, पत्रकार ने पूछा कि भाई आप कम्युनिस्ट नेता हैं, आप ये सब मानते नहीं हैं, आप तिरुपति क्यों आए? वो कहे वो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, हम ये सब बोलते हैं लेकिन हम लोग नेपाली हैं, हम लोग भी वही भगवान वगैरह सब, घर में तो हम लोग वही मानते हैं। मैं घर जाता हूँ तो हमारी श्रीमती जी भी उसी भगवान को पूजा करते हैं, मनमोहन जी की। तो इसमें ये एंटी इंडियनिज़म वगैरह सब कुछ नहीं है, आप ज़्यादा इसमें ये मत सोचिए। लेकिन ये बात सच है
कि जब मनमोहन अधिकारी जी कुछ महीने में मैं राजदूत बन गया था, तब तक मेरे ख्याल से मई या जून में जब दिल्ली आए, पहला उनका फॉरेन विज़िट था। दिल्ली के बाद वो कलकत्ता जाना चाह रहे थे और ज्योति बसु जब चीफ मिनिस्टर थे, और ज्योति बसु तो कम्युनिस्ट बहुत बड़े एक लेजेंडरी फिगर थे, तो बहुत अच्छा बातचीत हुआ, बहुत अच्छा विज़िट था। लेकिन वो बातचीत के बाद जब वो कमरे के बाहर गए तो ज्योति बसु ने कहा कि आप एक मिनट रुकिए, मुझसे कहा कि देखिए मनमोहन अधिकारी, माधव नेपाल तो पॉजिटिव बात कर रहे हैं, ये जो लेफ्टिस्ट जो बेस है, जो जंगल से बन रहा है, एक मूवमेंट बन रहा है, ये प्रो इंडिया वगैरह सब कुछ नहीं, इनको इंडिया नेपाल रिश्ते के बारे में सब कुछ इनको ये परवाह नहीं करेंगे। तो आप ज़रा समझ के रहिए, और लेफ्टिस्ट को कैसा मैनेज करना वो अलग तरीके से आपको देखना होगा। ये नहीं कि मनमोहन जी ने अच्छे तरीके से बातचीत किया, माधव जी ने अच्छे तरीके से बातचीत किया, तो ये चलता रहेगा। और ये कुछ ही दिन के बाद ये माओवादी वगैरह सब शुरुआत हुआ, तो ये इसी तरीके का ब्रीफिंग शुरू हुआ। सर, आप जब वहाँ पहुँचे नेपाल में, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वो किस्सा है कि आप किंग बीरेंद्र को चिट्ठियाँ लिख रहे हैं, मिलने का समय मांग रहे हैं, लेकिन वो चिट्ठियाँ कोई खोल रहा है, फिर पैक कर दे रहा है, फिर वापस लौट जा रही हैं। वो किस्सा क्या था? उसके दो कारण थे मेरे ख्याल से। एक तो ये था कि मैं लंदन से आया था, जब बिल्कुल इक्वल है सब, हम तो फर्स्ट नेम बेसिस पे चलता है। हाँ, रानी के साथ भी, पैलेस में भी, प्रिंस चार्ल्स के साथ भी बिल्कुल इक्वल तरीके से बात करते थे। मैं डिप्यूटी था वहाँ पे हाई कमीशन में, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं दिखाते थे। तो हम राजा को सीधा चिट्ठी लिख रहे थे कि हम आ गए, यहाँ पहुँच गए हैं, मैं चाहता हूँ क्रेडेंशियल्स वगैरह प्रेजेंट करना वगैरह। तो उसका जवाब नहीं आता था, लेकिन मैं देखता था कि चिट्ठी कोई खोलता था पैलेस में और बंद करके वापस करता था। तो उसमें एक कारण तो वो हमारे जो डिप्यूटी था उन्होंने कहा कि देखिए इसमें यहाँ पे एक ट्रेडिशन है कि हर एम्बेसडर को मेट प्लीज़ योर मैजेस्टी, ये नहीं कि डियर मैजेस्टी और वगैरह वगैरह उस तरीके नहीं, मेट प्लीज़ योर मैजेस्टी, पुराने तरीके से बात कर रहे हैं। तो हमने सोचा ये तो हो ही नहीं सकता, आजकल 20th सेंचुरी में हम बात कर रहे हैं। तो हमने कहा चले मेट प्लीज़ योर मैजेस्टी करके भेजे, लेकिन उसका भी कुछ खास असर नहीं हुआ। फिर बाद में पता चला कि कुछ लोग, मैं जैसा हमने कहा मिक्स सिग्नल होते रहता है, कुछ लोग कुछ बातचीत करना साथ शुरू कर लिया था उन्होंने कि देखिए नए राजदूत आए हैं, उनका कुछ पुराना नेपाल का एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है, तो आप कुछ और लिंक रखिए भारत के साथ, आप मैसेज भेजना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो कुछ और सोचेंगे, लेकिन राजदूत को सेरेमोनियल तरीके से ट्रीट कीजिए। तो राजा बीरेंद्र भी खुद जानना चाहते थे ये सच है या नहीं सच है, ये राजदूत को हम ट्रस्ट करें या ना ट्रस्ट, क्योंकि उनके मन में बहुत सारे चीज़ थे जो प्राइवेटली बात करना चाहते थे। तो ऐसा हुआ कि वो उनको मेरे ख्याल से जून में लंदन जाने का मौका हुआ, पैलेस में वहाँ पे कुछ एक बहुत बड़ा एक सेरेमनी था, और वहाँ पे प्रणब मुखर्जी गए थे फॉरेन मिनिस्टर हमारे। तो उन्होंने उनसे पूछा कि सच है क्या कि हम आपके राजदूत को ट्रस्ट कर सकते हैं। बोले कि आप ये क्या पूछ रहे हैं हमको, हमने खुद उनको सेलेक्ट किया है, उनको पूरा ट्रस्ट कीजिए आप। तो वो आते साथ ही तुरंत 24 आवर्स में एक चिट्ठी उन्होंने लिखा कि हाँ आप आइए और हम क्रेडेंशियल्स। तो मैं यही कहना चाहता था कि भारत और नेपाल के बीच में बड़े एक कॉम्प्लिकेटेड संबंध है, क्योंकि हमारे लोग भी कभी कभी बड़े रिस्पॉन्सिबली नेपाल के साथ बात करते हैं, वो सोचते हैं कि नेपाल के साथ कुछ भी कर सकते हैं हम। एक छोटा सा मुझे, सिंस इस बातचीत में आप दोनों को बता रहे थे, तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो क्रेडेंशियल्स प्रेजेंट करते हैं एम्बेसडर्स, आपने डेमोक्रेसीज़ में भी किए हैं, मोनार्कीज़ में भी किए हैं, आपका जो
बहुत लंबा एक्सपीरियंस था। वो एग्जैक्टली वो सेरेमनी होती कैसी है, क्योंकि उसके हमने कभी कोई पिक्चर्स नहीं देखे हैं। नहीं, उसमें क्या क्या कोई बड़ा स्क्रोल ऐसे सिंपल लेके रहता जाते है, हैं? एक चिट्ठी रहता है जिसमें हमारे राष्ट्रपति का दस्तखत रहता है कि वो राजा को एड्रेस किया जाता है कि हम के.वी. राजन को हमारे राजदूत के रूप में भेज रहे हैं। उनको हमारा पूरा विश्वास है, आप उनको ट्रस्ट कीजिए और उनको पूरे तरीके से सपोर्ट कीजिए। उतना ही लिखा जाता है, 5-6 लाइन का रहता है। और हम एक लाइन में रहते हैं, हमारा डिप्टी और दूसरे जो कॉलीग हैं हमारे पीछे रहते हैं, एक लाइन में खड़े रहते हैं, राजा वहाँ खड़े रहते हैं। बड़ा फॉर्मल चीज़ है। और हम उनको चिट्ठी देते हैं, वो चिट्ठी लेते हैं और वो एक चिट्ठी हमको वापस देते हैं कि हाँ, हम आपको मानते हैं, आप राजदूत बन गए। तब तक हम एक डेजिग्नेट रहते हैं, उसके बाद हम राजदूत बन के निकलते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, बस उतना ही है। और वो सेरेमनी होते साथ ही राजा के साथ 5-10 मिनट अलग बात करते हैं। और उस 5-10 मिनट में राजा वीरेंद्र ने कहा कि देखिए, हम आपसे शुरू करेंगे एक नया रिश्ता शुरू करें, क्योंकि पिछले राजदूत के साथ वो बन नहीं पाया था, क्योंकि उसके पहले जन आंदोलन हुआ था और कई तरीके से कॉम्प्लिकेशन थे। लेकिन हम आपके तरफ से आपके साथ एक नया एक संबंध हम शुरुआत करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस कांटेक्ट से आप ये कांटेक्ट नंबर दिया और ये चैनल रहेगा, और जब चाहे जब हम आपसे मिल सकते हैं, आप हमसे मिल सकते हैं, मैं आपके घर आऊँगा और हम प्राइवेट में बातचीत करते रहेंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से शुरुआत हो। उसके बाद रिश्ते अच्छे हो गए। किंग वीरेंद्र के साथ वो डिनर में आ रहे हैं जी, क्लासिकल म्यूजिक के प्रोग्राम्स में आ रहे हैं, जबकि उनको पसंद नहीं उनको था, बिल्कुल पसंद नहीं फिर था। भी वो आते थे। वो कहते थे कि हमारे पिताजी के टाइम में हम जब हैदराबाद हाउस में रहते थे तो पंडित नेहरू बार बार बुलाते रहते थे हमको क्लासिकल म्यूज़िक के लिए, क्लासिकल डांस के लिए। मैं बिल्कुल चाहता नहीं था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन हमारे पिताजी कहते थे कि जाइए जाइए जाइए। लेकिन वो मुझे बिल्कुल इज़्ज़त देना चाहते थे, तो कहते थे आपने हमको बुलाया तो हम जाते। तो बेचारे पंडित रविशंकर, एल सुब्रमण्यम। तो आप कोई दूसरा प्रोग्राम आपने क्यों नहीं रखवाया? उनको क्या पसंद था बाय द वे? उस तरह का खाना बनवा लेते आप, उस तरह का कोई प्रोग्राम? खाना वाना मज़े से खाता है, कॉन्याक वगैरह पीते थे, मज़े में ही पीते थे। लेकिन वो क्लासिकल म्यूज़िक, क्लासिकल डांस नहीं गाते। लेकिन बाकी सब लोग तो चाहते थे, और उसमें एक सिग्नल भी देना चाहते थे कि देखिए आ रहे हैं हमारे प्रोग्राम वगैरह के लिए। तो वो भी खुद चाहते थे कि आए करके। लेकिन ये नहीं कि वो अवॉइड करना चाहते थे, बिल्कुल आते थे सारे। 8 प्रोग्राम में आते थे वगैरह वगैरह। तो उस तरीके का एक प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन यही था कि वो बचपन में उनको फोर्स किया था, तो उन्होंने जोकिंगली कह दिया कि ये हम चाहते नहीं थे, लेकिन हम आएंगे, खुशी से आएंगे। सर, किंग वीरेंद्र, उनके समय में जब 95 के बाद फिर रिश्ते ठीक हुए, और उसमें सबसे बड़ा जो डेंट लगा, दाग लगा, वो आया IC 814 की हाईजैकिंग में। उस वक्त सर आप कहाँ थे, और क्या उस एपिसोड के बाद भारत नेपाल के रिश्ते ख़राब हुए? उसके पहले कई इंसिडेंट हुए थे जिसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व था, और ये सारा नेक्सस जो था दाऊद इब्राहिम, ISI वगैरह का, वो बार बार एक्सपोज होते जा रहा था। और एक समय ऐसा भी था जब दाऊद इब्राहिम खुद काठमांडू आए थे सीक्रेटली, और पाकिस्तान एम्बेसी के साथ कांटेक्ट रखे थे। और किंग वीरेंद्र ने हमको कांटेक्ट किया और कहा कि देखिए, हम इस मामले में अभी इंटेलिजेंस एजेंसी और पुलिस वगैरह के थ्रू ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन अभी हमारे हाथ में आ सकते हैं। तो हमारे आर्मी के जो ख़ास लोग हैं और आपके डिफेंस अटैचे, हम लोग सिर्फ संपर्क पे रहे और इनको पकड़ लेंगे हमारे घर में, इनके जहाँ ठहरे हुए हैं। और सारा प्रिपरेशन वगैरह हुआ, लेकिन जब समय आया, घर खाली था, तो किसी ने लीक कर लिया था और वो भाग गए थे।
उसके बाद 2-3 और इंसिडेंट हुए और मेरे ख्याल से एक बड़ा एक क्लियर एक अटेम्प्ट था पाकिस्तान की ओर से और इशारा नेक्सस की ओर से कि भारत नेपाल संबंध को बिगाड़ा जाए और वीरेंद्र के साथ जो अच्छे रिश्ते बन रहे थे उसको हम ख़त्म कर लें। और ये सारे जो टेररिस्ट थे, हाईजैकर्स थे, वो आए, पाकिस्तान एयरक्राफ्ट से आए, इंडियन एयरलाइंस प्लेन में गए। मैं एक विनोद चौधरी, एक बहुत बड़े वहाँ पे एक बिजनेस इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनका एक फंक्शन था, एक एस्कॉर्ट अस्पताल ग्रुप के साथ वो एक पार्टनरशिप डील किए थे, तो उसमें मैं चीफ गेस्ट था। वहाँ पे बैठे थे और एक हमारे डिप्टी ने एक छोटा सा एक चिट्ठी भेजा हमारी तरफ कि देखिए IC-814 का हाईजैकिंग हो गया है। तो जल्दी से मैं वहाँ से छोड़ के मैं घर पहुँचा। जसवंत सिंह जी ने फ़ोन किया कि देखिए गड़बड़ हो गया है, वो प्लेन हाईजैकिंग ये कैसा होने दिया, नेपाल ने कैसा इसको परमिट किया। मैंने कहा मुझे तो पता नहीं, मैं पता कर लूँगा। उन्होंने कहा कि देखिए अभी अमृतसर में प्लेन है और अमृतसर से अभी निकलने वाला है। और मेरे दिमाग में ये था कि ये अमृतसर पहुंच गया तो अमृतसर से निकल क्यों रहा है, क्यों वहीं स्टॉर्म कर लेना चाहिए था, वहीं ख़त्म कर लेना चाहिए। लेकिन मैं जसवंत सिंह जी को तो ये नहीं पूछ सका। और जसवंत सिंह जी ने कहा कि आप जल्द से जल्द पता कीजिए कि क्या हो रहा है, क्योंकि और यहाँ पे भी जो भारत सरकार की ओर से जो ब्रीफिंग वगैरह दिया जा रहा था वो ये था कि इसमें शायद नेपाली इन्वॉल्वमेंट में भी है, नेपाली इन्वॉल्वमेंट है। और नेपाल को ये बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि इसमें नेपाल का इन्वॉल्वमेंट, ये सच है कि नेपाल के टेरिटरी में ये हुआ था और एयरपोर्ट में जो कंट्रोल था उसमें ज़रूर कुछ न कुछ कमज़ोरी था, लेकिन ये नहीं कि कोई नेपाली नागरिक इसमें इन्वॉल्वमेंट था वगैरह वगैरह। और उनके इंटेलिजेंस एजेंसी और हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी के बीच में अच्छे तरीके से बातचीत चल रहा था। लेकिन ये सच बात है कि एयरक्राफ्ट यहाँ से निकल गया, फिर कंडाहार गया, कंडाहार में किसी का खून हुआ, वहाँ से कंडाहार नहीं दुबई पहुँचा गया, वहाँ से कंडाहार गया, जसवंत सिंह जी वहाँ पे पहुँचे और बहुत कुछ हुआ। और सारा सच्चाई जो है वो बाहर आ गया। लेकिन इसका सारा जो इरादा था मेरे ख्याल से ये था कि भारत नेपाल के संबंध ख़त्म किया जाए। और ये भी खुले तरीके से प्रेस में आ गया कि उस प्लेन में हमारे कुछ इंटेलिजेंस लोग भी पैसेंजर बन के वापस दिल्ली आ रहे थे काठमांडू से। वो बाहर आना नहीं चाहते थे, आना नहीं था, तो हम चाहते थे कि वो सीक्रेट रहे, लेकिन वो पता चल गया बाद में। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था मामला। लेकिन जो पाकिस्तान ने कोशिश किया वो हुआ नहीं, क्योंकि जल्द से जल्द नेपाली इंटेलिजेंस और हमारे इंटेलिजेंस के बीच में अच्छा बातचीत हुआ, अच्छे तरीके से बातचीत हुआ और सारा सच्चाई पता चल गया कि कौन इन्वॉल्व था, किसका हाथ था इसमें वगैरह वगैरह। इसमें पता चल गया कि नेपाली नागरिक कोई नहीं था। और कुछ ही महीने में इंडियन एयरलाइंस का जो जब हवाई जहाज़ था वो रिज्यूम हो गया। उसके बाद ऋतिक रोशन का एक एपिसोड हुआ, वो भी एक अटेम्प्ट था कि एंटी इंडियनिज़म कैसे हम उसको कैसे हम आगे बढ़ाएं काठमांडू में। लेकिन ये सब इसमें सब असफल रहा पाकिस्तान। और उसके बाद भी जब माओवादी सरकार में आया तो बॉर्डर वगैरह के मामले में उस तरीके से वो जो प्रॉब्लम जो था वो फिर से हो नहीं पाया, क्योंकि दोनों तरफ से बॉर्डर मैनेजमेंट मजबूत हो गया और माओवादी भी अच्छे तरीके से इस पे कोऑपरेट किए उन्होंने।
सर ये अभी डी एंड को की हमेशा बात होती है, पाकिस्तान ड्रग माफिया जिसको शॉर्ट में कहते हैं, अभी वहाँ कितना वो एक्टिव है? ISI वगैरह नहीं, मेरे ख्याल से दाऊद एंड कंपनी, दाऊद इब्राहिम वगैरह एक्टिव तो है, लेकिन उस तरीके से नहीं है। वो बॉर्डर वगैरह में जो जिस तरीके से ओपनली हो रहा था उस पर काफ़ी कंट्रोल आ गया है, और स्मगलिंग वगैरह का काफ़ी कंट्रोल आ गया है। तो वो इशू नहीं है अभी भारत और नेपाल के बीच में, और नेपाल और पाकिस्तान के बीच में बड़ा इशू नहीं है। वो ये है बीच बीच में आते रहते हैं लोग, कुछ न कुछ गड़बड़ तो करते रहते हैं, कभी पाकिस्तान से, कभी भारत के टेरिटरी से, कभी कहीं और से, लेकिन उस तरीके से वो काफ़ी कम हो गया है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान अभी भी काफ़ी एक्टिव है, और कई दूसरे फोर्स भी हैं जो नेपाल के थ्रू एक्टिव रहना चाहते हैं। और अब चीन आगे आ गया है बड़े स्पष्ट तरीके से कि टेररिज्म अच्छा टेररिज्म है, बुरा टेररिज्म है, और ये जो टेररिज्म होता है खालिस्तान वगैरह के बारे में, वो अच्छा टेररिज्म है। लेकिन तो ये हो सकता है कि आगे यदि हम इसके बारे में ज़्यादा ख्याल ना रखें और मैनेज नहीं कर पाएँ, और भारत नेपाल के बीच में समझौता को मजबूत नहीं कर पाएँ, तो इंस्टेबिलिटी होता है वो तो प्रॉब्लम है, लोग इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, हम मैनेज कर सकते हैं, हमने देखा था। लेकिन उस वक्त एक इंस्टीट्यूशन था जो मोनार्की था, जो मदद कर पा रहा था। आजकल नेपाल में कोई इंस्टीट्यूशन ना रहा, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो पॉलिटिसाइज हो गया है। इलेक्शन कमीशन अभी भी अच्छा काम कर रहा है, इलेक्शन हो रहा है, लेकिन उसके बाद जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं वो सारे पॉलिटिक्स में हैं। सरकारें भी स्टेबल नहीं है, 2 साल में गिर सरकार जाती बिल्कुल हैं। स्टेबल नहीं है और बदल रहे हैं, और कोई फॉरेन पॉलिसी में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, गवर्नेंस नहीं है, डेमोक्रेसी भी बहुत वीक हो गया है, करप्शन बहुत बड़े तरीके से बढ़ गया है सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ में, सारे लेवल पे। आप बिल्कुल सोच नहीं सकते हैं कि किस तरह से ये करप्शन बढ़ गया है वहाँ पे, बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री बन गया है। तो ये सब सीधा हमारे खिलाफ जो फोर्स है, इंटरनेशनल फोर्स हैं, उनके हाथ पे है, और ये इंस्टेबिलिटी जो है, करप्शन जो है, वो साथ में आ गया और आ रहा है। तो जो 2001 में हुआ था पैलेस मैसेकर वगैरह, उसके बाद जो हुआ, उस तरीके से जो ट्रेजेडी हुआ, उस तरीके से एक नए तरीके का प्रॉब्लम पैदा हो सकता है। तो हमें भी एक काउंटर स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए, एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। ये नेपाल में बिजनेस एज यूजुअल तरीके से चलेगा नहीं। वैसे हमारा पॉलिसी, नेपाल पॉलिसी काफ़ी अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है। भारत एक इशू नहीं है, एंटी इंडियनिज्म इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बन सकता है, बहुत जल्द बन सकता है, और हमें इस बारे में काफ़ी विचार करना सर, मेरा यही सवाल था कि जो पॉलिसी बना रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी नेपाल से रिलेटेड, उनको आप किन 2-3 चीज़ों पे फोकस करने के लिए कहेंगे कि इन चीज़ों पे ध्यान दें तो हमारे रिश्ते बेहतर हो सकते हैं और हमारे इंटरेस्ट वहाँ पे बचे रह सकते हैं? नहीं, हमें यही करना चाहिए अभी। एक तो ये प्रो इंडिया एंटी इंडिया के बारे में सोचना नहीं चाहिए, एक कंसेंसस बनाना चाहिए। किसी को इस तरीके का इम्प्रेशन नहीं देना चाहिए नेपाल में कि हम आपके खिलाफ हैं। नेपाल को जो सॉवरेंटी का जो
वो चाहत है उसका पूरा इज्जत देना चाहिए कि ये आपका देश है, आप जो चाहते हैं कीजिए, लेकिन हमारा जो लेजिटिमेट इंटरेस्ट है जैसे सिक्योरिटी वगैरह उसके बारे में आपको पूरा ध्यान देना चाहिए। लेकिन इक्वालिटी के बारे में जो सोचते हैं उसको उनको एक तरीके का इज्जत दीजिए। वो इक्वालिटी चाहता है, सॉवरेंटी चाहता है, और एक कंसेंसस बनाना चाहिए सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, जितने भी फोर्सेस हैं वहाँ पे सबके साथ, और यहाँ पे भी एक कंसेंसस बनाना चाहिए कि नेपाल हमारे लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण देश है और हाई लेवल अटेंशन देना चाहिए। क्योंकि यदि हम हाई लेवल अटेंशन नहीं देते हैं, यदि ब्यूरोक्रेसी पे छोड़ते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सके। ये ब्यूरोक्रेटिक बायस आता है, प्रॉब्लम होते हैं वगैरह वगैरह। और एक इकोनॉमिक प्रोग्राम देना चाहिए जिससे कि ना सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट या डिजिटल या ये, लेकिन टेक्नोलॉजी, सॉफ्ट पावर का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि हमारे जो ऐतिहासिक संबंध है, सिविलाइजेशनल संबंध है, उसका पूरा यूटिलाइजेशन करना चाहिए। और उसके साथ साथ एक नया, एक बहुत ही एक विजनरी प्रोग्राम बनाना चाहिए, इकोनॉमिक प्रोग्राम, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ वगैरह वगैरह, और जो लोएस्ट लेवल पे जो नेपाली है उसके मन में ये आ जाए, एक एक्साइटिंग विजन आ जाए। जैसे हम सोचते हैं कि 2047 तक हम एक डेवलप्ड देश बन सकते हैं, उसी तरीके से नेपाल को भी एक आना चाहिए कि हम पार्टी सब। राम माधव जी ने कहा एक बार, उन्होंने एक आर्टिकल में लिखा कुछ दिन पहले कि ये रोटी बेटी का संबंध तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन उस भरोसे पे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हमारे इंटरेस्ट को हम संभाल नहीं सकते हैं। लेट अस ग्रो टुगेदर, उन्होंने एक फ्रेज़ यूज़ किया, लेट अस ग्रो टुगेदर। हम आपसे सीखेंगे, आप हमसे सीखिए, हमारे बेस्ट प्रैक्टिसेस है। क्योंकि कई ऐसे विषय हैं जिसमें नेपाल भारत से अच्छा कर रहा है, कम्युनिटी डेवलपमेंट में, वुमेन्स एम्पावरमेंट में, इनइक्वालिटी में के संबंध में। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट में नेपाल भारत के आगे, हम सोचते नहीं हैं इसके बारे में। हमें भी सीखना चाहिए उनसे, और उनको भी हमारे प्रैक्टिस से सीखना चाहिए। दोनों देश में लेट अस ग्रो टुगेदर, एक नया एक्साइटिंग प्रोग्राम बना के नए तरीके से ये पॉलिटिकल इरिटेंट जो है उसको हम अलग रखते हैं। वो धीरे धीरे अपना ही लेवल पे पहुंच जाएगा। लेकिन यदि इकोनॉमिक विषय में हम यदि आगे बढ़ सकें, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो सके, और नेपाल के मन में आ गया कि, क्योंकि नेपाल के मन में वो नेपाल अच्छे तरीके से समझ गया है कि चीन के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकता है। चीन के बारे में अभी उस तरीके से ट्रस्ट नहीं है। वो समझ गया है कि चीन और भारत के बीच में भारत एक असली पार्टनर है। और जैसा मैंने कुछ देर पहले कहा था, वो एंटी इंडियनिज्म जो है उसमें ज़्यादा गहराई नहीं है। तो हमें उस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। और चीन भी मेरे ख्याल से समझ रहा है कि वो भारत के साथ compete नहीं कर सकता था। वो कोशिश कर रहा था नेपाल को इम्प्रेस करने के लिए एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बना के कि हम भारत की जगह ले सकते हैं। लेकिन चीन भी समझ गया है कि नेपाल ये नहीं मान रहा है अभी। तो मेरे ख्याल से यही है असली मोमेंट हमारे लिए जब हम आगे बढ़ सकते हैं। सर, आपने जो चीज़ें बताई, सोनू पूछ रहे थे कि आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं, और उसमें आपने एक लंबा विस्तृत उसका उत्तर दिया है। क्या उसमें आप इस चीज़ को भी ऐड करना चाहेंगे कि क्योंकि एक बड़ी डिमांड हमको सुनने को मिलती है नेपाल की तरफ से भी कि अग्निवीर योजना में परिवर्तन किया जाए। उनको ऐसा लगता है कि ये इंडियन डिफेंस रिक्रूटमेंट की पॉलिसी है, लेकिन इससे उनके हितों पर भी असर पड़ा है। और हम देख रहे हैं कि जब से पॉलिसी आई है, इनफैक्ट उसमें कोविड अगर जोड़ लें तो तब से गोरखा सोल्जर्स की भर्ती नेपाल से नहीं हो पा रही है इंडियन आर्मी में।
नहीं, मेरे ख्याल से हमें इस बारे में दोबारा सोचना चाहिए, क्योंकि जो नेपाली गोरखा का जो पॉपुलेशन था वो एक बहुत ही पॉजिटिव कंपोनेंट था नेपाल भारत संबंध में। यस मुझे याद है कि जीपी कोइराला जब गिरिजा बाबू जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मुझे एक बार प्राइवेटली कहा कि जब नेपाल भारत संबंध में कुछ प्रॉब्लम आए थे, बहुत सीरियस प्रॉब्लम आए थे, नरसिम्हा राव जी ने गिरिजा बाबू से ये प्रश्न किया था कि यदि प्रॉब्लम बहुत ही सीरियस हो गया तो इसमें हम आपके जो गुरखा पॉपुलेशन जो है वो कहाँ पे रहेंगे। और गिरिजा बाबू ने सारे गुरखा पॉपुलेशन के साथ बात किया था और उन्होंने नरसिम्हा राव जी से ये कहा था कि नेपाल के गुरखा ने ये कहा कि देखिए, हमारे लिए हम भारत का रोटी खाए हैं, हमारे लोग ने भारत के लिए अपना जीवन दे दिए हैं, हमारे लिए भारत बहुत ही इम्पोर्टेंट देश है और हम भारत के खिलाफ कभी नहीं एक्ट करेंगे। हम चाहेंगे कि नेपाल हरदम भारत के साथ रहे। और ये गिरिजा बाबू ने नरसिम्हा राव से कहा था। अभी नेपाल के मन में ये आ गया है कि क्योंकि हमारे तरफ से ऑफिशियल एक बयान दिया गया है कि हम अपने इंटरेस्ट में जो सही है हम वो करेंगे। हम दूसरे देश के बारे में क्यों कैसे सोच सोचें? सकते हैं? तो आप समझ सकते हैं कि यदि आप नेपाली हैं तो आप क्या सोचेंगे इस बारे में। तो इस बारे में हमें सोचना चाहिए कि इस तरीके से हमारा भी नुकसान हो सकता है। मतलब आप कह रहे हैं कि ठीक है, रिक्रूटमेंट पॉलिसी आपने बनाई है, लेकिन उसका कम्युनिकेशन थोड़ा बेहतर हो सकता था। कम्युनिकेशन थोड़ा बेहतर रहना चाहिए। मैं तुलसे ये चीज़ स्कॉलरशिप को लेके भी जानना चाहता हूँ, सिंस आप अकेडमिया की दुनिया से हैं, आपने बताया इंडस्ट्री के साथ भी आपका काम रहा है। जिस तरह से इंडियन अकेडमिया नेपाल को रीड करती है, जिस तरह से इंडियन प्रेस में नेपाल को लेके बात होती है, वन, उसके बारे में नेपालीज क्या सोचते हैं, और दूसरा, क्या उसमें किसी तरह के परिवर्तन की ज़रूरत आपको लगती है? यदि हाँ तो क्या? निश्चित रूप से बहुत बड़े परिवर्तन की ज़रूरत है। पहली बात, जो इंडियन थिंक टैंक्स हैं यहाँ पे, एक ऐसा समय था, मैं अकेला इंडियन था जो 12-13 सालों तक जिसने एक कॉलम लिखा था काठमांडू पोस्ट में, जो लीडिंग न्यूज़पेपर है वहाँ पे। देयर वाज नॉट इवन सेकंड इंडियन हु वाज राइटिंग फॉर द काठमांडू पोस्ट। एक कंप्लीट गैप है, मतलब जो इंडिया से संप्रेषण होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए उसमें। और टीवी चैनल्स का अभी आपने देखा होगा आपने कि उन्होंने बैन भी किया था, केपी ओली जब थे वहाँ पे। भूकंप के बाद शायद ना? भूकंप के बाद भी क्या, अभी रिसेंटली प्रोटेस्ट वगैरह हुए लास्ट ईयर जब चाइनीज एम्बेसडर के साथ कुछ हुआ, तो वो उनका अपना एक मोडस ऑपरेंडी था, काम करने का तौर तरीका था वो। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मैंडेट था हमारे चैनल्स के ऊपर में, बट एट टाइम्स इनसेंसिटिविटी शो किया गया है हमारे चैनल्स के द्वारा भी ड्यूरिंग अर्थक्वेक। कुछ चैनल्स जो बिल्कुल ही, मतलब आई थिंक यू नो कि मैं कहाँ रेफर कर रहा हूँ। तो ये मीडिया के इस पे लेवल पे बहुत बड़ा गैप है इंडिया और नेपाल में। हालांकि कंज्यूम वो करते हैं जो इंडियन न्यूज़ हैं, और जो मोस्ट ऑफ जो इंटेलिजेंसिया के पार्ट है काठमांडू के और भी जगहों के, वो मुझे लगता है सब पढ़ते हैं, क्योंकि हिंदी तो फॉलो करते ही हैं वो लोग, ये वीडियो भी देख लेंगे, इंग्लिश भी करते हैं, और एक साइजेबल नंबर्स में जो लिखते भी हैं यहाँ पे, इंडियन एक्सप्रेस में, हिंदू में, हिंदुस्तान टाइम्स में, बहुत सारे जो ओपिनियन मेकर्स हैं वहाँ के। लेकिन यहाँ से नहीं हो पा रहा है नेपाल में। यहाँ पे बहुत कम लोग हैं जो नेपालीज प्रेस में लिखते आए हैं। 2015 में मैं पहला कॉलमनिस्ट था जिसने ब्लॉकेट की तरफ रेफर किया था, सितंबर 2015 में, विदाउट सेइंग इट वाज ब्लॉकेट। ऑफ कोर्स इट वाज ब्लॉकेट, बट वो लेटली वो रियलाइज़ हुआ था उसी। तो एक डिफरेंस है, और एक्सचेंज प्रोग्राम्स बहुत वीक है हम दोनों कंट्रीज़ के बीच में। जैसे चाइना ने हाल के टाइम में नेपाली जर्नलिस्ट को, थिंक टैंक्स को, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट काफ़ी होस्ट किया है। इंडिया में भी अभी रिसेंटली 2-3 प्रोग्राम्स में जिसमें किया गया था, मैं भी था पार्ट उसमें, वो ILNF एक फेलोशिप है MEA का सेंट्रल डिफेंस कॉलेज के साथ में, तो वो अच्छा उसका असर रहा। लेकिन हमें बहुत से फोरम्स पे, सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ही नहीं, डिफरेंट फोरम से हमें चैनलाइज करना चाहिए। उस जितने लोगों को हम ला पाएँ नेपाल से, उन्हें इंडिया को दिखा सके अपने तौर तरीके से, वो हमारे लिए फिर वो जो मतलब वर्ड्स जो है वो स्प्रेड करेंगे, वो पॉजिटिव वर्ड्स। एक एक्सचेंज प्रोग्राम्स लैग कर रहा है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, जो हमें एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। बहुत बड़ा गैप है
दोनों देश में इंटेलेक्चुअल लेवल। मतलब जिस कनेक्शन को हम बार बार रोटी बेटी वो मुहावरा ना घिस रहा है, लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं टू आवर एडवांटेज, और वो जो म्यूचुअल बेनिफिट उसका हो सकता है। सरप्राइजिंगली आप ये करिए कि कोई भी इंडस्ट्री चैम्बर्स के बीच में कोई एक डेडिकेटेड सेल नहीं था जब हमने 2017 में PHDCCI में इंडिया नेपाल सेंटर की एस्टैब्लिशमेंट की थी। और आपको खुशी होगी जानकर कि हम हिंटरलैंड एम्बेसडर फाउंडिंग चेयरपर्सन है, मैं सेक्रेटरी था, अभी भी हूँ। तो वो हम लेके हिंटरलैंड्स में जा रहे हैं, सिर्फ काठमांडू और दिल्ली में नहीं कर रहे हैं डायलॉग्स। बीरगंज 3 बार 1 साल के अंदर हमने किया है। वी आर गोइंग टू द प्लेसेस। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी ला रही है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स उसको हम। मैं ये भी कहना चाहूँगा, याद दे तो जब छोटे पड़ोस देश के साथ के बारे में बात करते हैं हम, तो डिप्लोमेसी का जो स्टाइल है वो सब्सटेंस की तरह इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्टाइल ऑफ डिप्लोमेसी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन कम्युनिकेशन, और उस स्टाइल में कभी कभी इंडिया की तरफ से वो कंसिस्टेंसी नहीं रहा है, क्योंकि हम बड़े एक इनसेंसिटिव तरीके से कभी कभी हम कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कि जब प्रचंड जी माओवादी के पहले बार प्रधानमंत्री बने, तो उनका सरकार गिरने वाला था और वो मधेशी पार्टी जो है उनके साथ कोalition बनाना चाहते थे। हमने क्या किया, हमने एक स्पेशल एनवॉय भेजा मधेशी पार्टी के साथ बात करने के लिए कि देखिए प्रचंड जी के साथ मत जाइए आप। और ये कुछ ही महीने पहले हमने माओवादी को मेन स्ट्रीम पर लाया था, और कुछ ही महीने के बाद हम मधेशी से कह रहे थे कि इनके साथ मत जाइए आप। तो इस तरीके का कम्युनिकेशन, हम स्पेशल एनवॉय भेजते हैं या उनका कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट से अप्रूवल हो गया है, प्रोमलगेशन होने वाला है, 24 घंटे पहले हम एक स्पेशल एनवॉय भेजते हैं ओपनली कि आप मत कीजिए, इसको पोस्टपोन कीजिए, क्योंकि मधेश। इससे हम डॉक्टर जयशंकर की बात कर रहे हैं आप? जी, डॉक्टर जयशंकर की बात कर रहे हैं आप? वो बात में हुआ था 2015। अच्छा, वो बात पर्सनालिटी का छोड़िए, मैं बोल रहा हूँ कि वो जो कम्युनिकेशन का तरीका है उसमें कुछ बदलाव आना चाहिए। पर्सनालिटी इंडिविजुअल डज नॉट मैटर, लेकिन ये होता है कभी कभी। ये कई बार पहले भी हुआ है, जैसे कि जब VP सिंह प्रधानमंत्री बने, सरकार में बदलाव आया था, SK सिंह फॉरेन सेक्रेटरी थे, एक नया CDA बन के GS अय्यर हमारे जो बैचमेट है वो काठमांडू गए थे, DCM बन के शारजेद अफेयर थे वहाँ पे नंबर 2। तो SK सिंह ने उनको बुलाया और कहा कि देखिए आप जा रहे हैं काठमांडू, आपको हमारे प्रधानमंत्री से कुछ इंस्ट्रक्शन मिलेगा, आप उसको मानिए मत, क्योंकि उनको पता नहीं है नेपाल के बारे में, हम जानते हैं सब ब्यूरोक्रेट, तो हम देंगे आपको इंस्ट्रक्शन, उसको मानिए। और वो एम्बेसडर जब पहुँचे जनरल सिन्हा, तो जनरल सिन्हा तो प्रधानमंत्री से इंस्ट्रक्शन उनको मिल रहा था, वो सरकार के साथ, राजा के साथ बातचीत कर रहे थे। नंबर 2 जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बात कर रहे थे राजा के ख़िलाफ़, और एम्बेसडर जो है वो राजा के साथ बात कर रहे थे। अब ये आप बताइए, हम जैसे देश को इस तरीके से मेरे ख्याल से अच्छा, क्रेडिबिलिटी के लिए अच्छा नहीं है। किताब ये कम्युनिकेशन का अंतिम पेज पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी गई है, जो सर के समय में ही इम्प्लीमेंट हुआ था। वो लैडर पे न, जब आप वहाँ से आएंगे कभी काठमांडू से यहाँ पे, तो लास्ट मिनट चेकिंग होता है वहाँ पे 1.5 फीट ऊपर। 1.5 फीट ऊपर क्यों होता है, ये किताब के अंत में आप पढ़ेंगे, क्योंकि वो नेपाल गवर्नमेंट ने IC-814 हाईजैकिंग के बाद इतना अलाउ किया था। आप कर सकते हैं, लेकिन ज़मीन से ऊपर कर सकते हैं। नहीं, वो हमारे टाइम में हुआ। हमारे सिविल एविएशन सेक्रेटरी आए थे, हम रिज्यूम करना चाह रहे थे, और सारा बातचीत इस बात पे छोटी चीज़ों पे ध्यान देने की जरूरत है। गड़बड़ हो गया था, इतना क्लोज और क्योंकि इतना दूर नेपाल है कह रहा संबंध। था कि हमारे टेरिटरी पे आपकी एजेंसी स्कैन नहीं करेगी, कुछ बॉडी सर्च। तो क्या करना चाहिए? और ये सिर्फ काठमांडू तो सिविल दिल्ली फ्लाइट में ही सेक्रेटरी, होता है। सिविल एविएशन सेक्रेटरी हमारे बीच में बातचीत, तो हमने कहा कि चलिए हम 4 स्टेप्स ऊपर करेंगे,
आपकी सॉवरेंटी भी बची किसी रहेगी, का भी सॉवरेंटी इफेक्ट नहीं हमारा होगा, काम निकल तो जाएगा। सब खुश हो गए। मुझे मैं अभी भी भी चल रहा है वो। मैं याद नहीं कर पा किसका मतलब जो आप कमेंट्स में प्लीज लिखिएगा कि ब्यूरोक्रेट्स मतलब हम अभी डिप्लोमेट के साथ मैं भी बैठे हूँ हुए हैं, bureaucrat। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स जानते हैं कि कोई काम अगर हो रहा है तो उसे रोकना कैसे है और अगर कोई काम रुका हुआ है तो उसे आगे कैसे बढ़ाना है। तो इसी तरह के सॉल्यूशंस। एक आखिरी सवाल आप दोनों के लिए है सर, आपने काफ़ी टाइम नेपाल में बिताया और आप काफ़ी क्लोजली फॉलो भी करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो दर्शक ज़्यादा जानकारी नेपाल के बारे में चाहते हैं तो वो आपकी किताब तो काठमांडू क्रॉनिकल्स तो पढ़ें, लेकिन इसके साथ क्या कोई और आप रीडिंग मटेरियल या डॉक्यूमेंट्रीज सजेस्ट करना चाहेंगे? वन। और दूसरा सवाल मेरा है कि सर आप जब किंग से आपकी बातचीत की बात कर रहे थे, आपने बताया था कि उनको क्लासिकल म्यूज़िक पसंद नहीं था लेकिन उन्हें कॉन्याक बहुत पसंद थी, जो मतलब इंडियन हॉस्पिटैलिटी में शायद उनको सर्व की जाती होगी। मैं जानना चाहता हूँ कि अगर हम लोग कभी नेपाल जाते हैं तो हमें क्या क्या खाना ट्राई करना चाहिए, हमें क्या क्या प्लेसेस ट्राई करनी चाहिए? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आपका, हाँ, आपके दोनों प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहले प्रश्न के बाद मैं ये के बारे में यही कहूँगा कि नेपाल में जो लिखा जा रहा है, नेपाल के भीतर जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसको हम करीब से देख नहीं रहे हैं, देख नहीं पा रहे। यहाँ पे ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं है। आप ही देखते रहेंगे हमारे टीवी चैनल वगैरह में, जब कुछ सेंसेशनल चीज़ होता है तब आता है, नहीं तो ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं है कि क्या हो रहा है करके। तो हमें समझने की कोशिश करना चाहिए कि नेपाली क्या सोच रहे हैं, नेपाल के जो इरादे हैं, एस्पिरेशन है, प्रॉब्लम है, चैलेंजेस हैं और अचीवमेंट्स हैं, उसको समझने की कोशिश। नेपाल के अचीवमेंट्स भी बहुत सारे हुए हैं कि हमारे यहाँ अभी भी माओवादी का चल रहा है प्रॉब्लम, कुछ हुआ नहीं, लेकिन उनका माओवादी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया ना। इनइक्वालिटी में कुछ तो आगे कुछ प्रोग्रेस हो गया है, मेन स्ट्रीम हो गया है सारा माओवादी का माओइस्ट मूवमेंट, काफ़ी कुछ अचीवमेंट हुआ है। तो वो भी, उसका भी हमें स्वागत करना चाहिए। और खाने के बारे में, नेपाली खाना बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत डाइवर्स है। नेवारी खाना अलग है, उनके जो नॉर्थ नेपाल में माउंटेन एरियाज़ में जो खाना है वो अलग तरीके का खाना है। उसमें चीन का जो क्विजीन है उसके साथ कुछ संबंध है, वो अलग है, लेकिन वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप यदि तमिल जाएंगे तो इतना अलग अलग तरीके का थाली मिलेगा आपको कि बहुत ही उसमें मज़ा आता है। नेवारी खाना बहुत ही बढ़िया है। तो ये सब पसंद करना चाहिए। लेकिन जो भारतीय खाना भी बनाते हैं वो अपने तरीके से, दाल, रोटी, चावल, सब्जी वगैरह, उसमें भी एक अलग तरीके से वो बनाते हैं, उसमें भी बहुत टेस्ट है। तो उसको आप ध्यान देना चाहिए। थकाली कहा जाता है उसे, हाँ? राष्ट्रीय खाना है थकाली। बिल्कुल। थकाली क्या क्या होता है दाल, उसमें? मतलब दाल चावल सब्जी होता है बहुत typical। बढ़िया। और मैं क्योंकि नेपाल का दामाद भी हूँ और मैं अरे वाह, मतलब रोटी बेटी का संबंध है भाई। एग्जाम्पलीफाई करता हूँ। मैं जनकपुर में से मतलब मेरा संबंध है, रहने वाला मैं मधुबनी से हूँ। तो वो जो क्षेत्र है मिथिलांचल का, वो जो कल्चरली एकदम मतलब नॉर्थ बिहार से मिलता जुलता है। वो मैथिली सेकेंड लैंग्वेज है वहाँ की, नेपाल की। बिहार में नहीं है लेकिन नेपाल में है। तो वो जो खाने का है वो दैट इज मोर क्लोजर टू मिथिलांचल साइड। सोनो भी मिथिला से है। अच्छा, मिथिला समस्तीपुर से ही जानते हैं। और ये जो सर ने जो डिस्क्रिप्शन दिया है बिल्कुल वो है पहाड़ के साइड में। थकाली एक जगह है, मुस्तांग के पास में थकाली एक जगह है, वो एक कम्युनिटी है। वो खाना काठमांडू में हर जगह देखेंगे, थकाली भांसाघर ये। तो वो कभी आप जाएँ तो जरूर डेफिनेटली ट्राई करें। खाना पीना बहुत ही अच्छा, वेज नॉन वेज सब कुछ। और कॉन्याक के बारे में सर आपसे पूछा गया था कि किंग का कैसा। हाँ, मतलब मैंने पूछा कि मैं अपना इंटेंशन भी क्लियर कर देता हूँ। नहीं, जैसे ये होता है ना कि मतलब दिल का रास्ता पेट से आता है वगैरह वगैरह। तो क्या ऐसा होता है कि सिंस आप नेपाल और बाकी कंट्रीज में भी रहे हैं, तो क्या आप लोग ऐसा पता करते हैं कि यार इसको क्या खाना पसंद है, क्या पीना पसंद है, तो उस तरह का खाना, जैसे यू कम फ्रॉम मद्रास। नेपाल में कोई एक डबल स्टैंडर्ड या हिपोक्रेसी नहीं है। वो खुले तरीके से खाना पीना वगैरह सब अलाउ करते हैं, पसंद करते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं है, कोई
प्रोहिबिशन नहीं है, वार्मथ बहुत ज़्यादा, हाँ, हॉस्पिटैलिटी बहुत बड़े रिलैक्स है वो ये सब चीज़ में। तो शायद उससे भी हम लोग कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि ओपनली हम लोग कई चीज़ करते रहे। जैसे लोग अपने जब संबंधी के साथ जब रहते हैं कहते हैं कि हम वेजिटेरियन हैं क्योंकि हमारा फैमिली वेजिटेरियन है, लेकिन चुपचाप से चिकन वगैरह बहुत मज़े में खाते हैं। उस तरीके का वो Hypocrisy नेपाल नहीं में है, नहीं मिलेगा आपको। और सिमिलरली टीटोटलर बनना चाहते हैं दिखाने के, लेकिन कई लोग लेकिन फिर गाड़ी में थोड़ा पीछे बहुत तो पीते भी हैं। तो नेपाल में बड़ा एक ओपन सोसाइटी है उस तरीके से। और मैं ये भी कहूँगा अलग विषय पे कि नेपाल में डिसेंट जो है, डिसएग्रीमेंट जो है, वो बहुत टॉलरेट करते हैं। अच्छा, और बहुत वहाँ पे मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा टॉलरेंस है यदि आप भारत से कंपेयर करें। हमें यहाँ थोड़ा डर लगता है, साइकोफेंसी जैसा ब्यूरोक्रेसी वगैरह में बड़ा साइकोफेंसी बहुत है। यस मैन वहाँ बहुत पे होते इतना, हैं। हाँ यस मैन उतना नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे लोग काफ़ी खुली एक और तरीके चीज़, से बात। प्रेस फ्री है रिलेटिवली वहाँ पे नेपाल में अभी भी। आप लिख सकते हैं किसी के बारे में कुछ बहुत नहीं, और कुछ कोई उनका ऐसा नहीं आप होगा। मीडिया देखिए बहुत बिल्कुल बिल्कुल ओपन फ्री है, बहुत ही ओपन है। कोई कुछ नहीं हुआ। और उसमें माओवादी भी सरकार रहते, प्रधानमंत्री भी है, लेकिन कोई रुकावट नहीं एक है। क्वेश्चन आपका शुरू में था जो छूट रहा है शायद हमसे, कि आपने कहा था क्या क्या सजेस्ट करना चाहिए जो मतलब रीडिंग मटेरियल के रूप में। हाँ जी, हाँ तो जी। नेपाल में 90s के बाद में जब से डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन पूरा पीक पे जा रहा था, उसके बाद एक जनरेशन एक वहाँ पे निकली थी जिन्होंने काफ़ी लिखा। और काठमांडू यूज्ड टू बी ए हब फॉर इंटेलेक्चुअल डिबेट्स। बहुत सारे राइटर्स थे उस टाइम में, सम्राट उपाध्याय, मंजुश्री थापा, सुधीर शर्मा, आवर गुड फ्रेंड्स, देन लोकराज, एम्बेसडर लोकराज बराल, युवराज घिमरे हैं इंडियन एक्सप्रेस के, जो काफ़ी वहाँ से रिपोर्ट्स भेजा, हम सभी फॉलो उनसे हमने बात जी, की है जी, ललन टॉप जी, पे। जी। जी। तो नेपाल का एक पूरा, प्रणय राणा एक मेरे फ्रेंड है, वो ही राइट सो वेल। तो ये मतलब पूरा एक ग्रो एक है, जनरेशन है वहाँ पे नेपाल का जो बहुत ही अच्छा कर रहा है राइटिंग में। और ये पब्लिशिंग भी एक नजरिया है हमारे दोनों देशों को देखने का। तो साउथ एशियन मार्केट जैसा कुछ नहीं है, इंडियन मार्केट है जो नेपाल की पब्लिशिंग को काफ़ी हद तक डोमिनेट करता है। सारे लेखक यहीं पब्लिश हो रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम। ये नारायण वागले जो बहुत ही सेमिनल उनका वर्क रहा है, बहुत से हैं इस तरीके से। नहीं, हमारे जो किताब वगैरह लिखे जाते हैं यहाँ पे बहुत कम नेपाली में ट्रांसलेट होते हैं, पता नहीं क्यों। नेपाली किताब भी यहाँ पे बहुत लेखक वगैरह हम जानते नहीं हैं। इंग्लिश में हुआ है कुछ किताबों का, हिंदी में पता बहुत नहीं कम क्यों। हुआ है। एक बार लता मंगेशकर जी से मैं पूछा था कि आप नेपाल, आपका नेपाल पिछले बार आप कब गए थे? उन्होंने कहा मैं नेपाल कभी गई ही नहीं हूँ। क्योंकि वो लगभग एक हिंदी स्पीकिंग एरिया ही है जो नेपाल से लगा। आप बिहार की बात कर रहे हैं, यूपी की भोजपुरी, बात कर रहे हैं, मैथिली और और हिंदी। उत्तराखंड की अगर बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मतलब हिंदी एक संपर्क भाषा के रूप में। लेकिन आशा भोसले जी ने काफ़ी गाना गाया है नेपाली में, जगजीत सिंह जी थे, गुलाम अली, बहुत मतलब शानदार गाना गाया है। नारायण गोपाल एक कवि थे, उनके कई गाने गुलाम अली ने गाए हैं जो फाइनेस्ट मतलब सॉन्ग्स हैं। तो ये है सब रीजनल, मतलब रीजनल कोऑपरेशन का एक जो देखने का तरीका। यदि सार्क को हम रिवाइव नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारे लॉस पे हो रहा है। कॉम्प्लीमेंटरिटी जो है नेपाल के साथ, उसको हम और ज़्यादा एग्रेसिवली परस्यू मैं ये करें। भी कहना चाहूँगा, ये बिल्कुल सही है। सार्क के बारे में भी हमें दोबारा सोचना चाहिए, नेपाल के बारे में जब बात करते हैं, क्योंकि सार्क एक तरीका, एक फोरम है जिसमें भारत का इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा है, भारत का वजन है सबसे ज़्यादा है, सबसे बड़ा देश है। यदि सार्क कुछ नहीं कर पा रहा है, सार्क इनएक्टिव है, सार्क का चेयरमैन नेपाल है, और कई साल से, कितने साल हो गए अभी सार्क समिट, कई साल हो गए। 16 के बाद अब वो बिम्स्टेक के ऊपर फोकस है, सार्क ऑलमोस्ट अब नहीं बात होती है। बिम्स्टेक एक अलग फोरम है, अलग बिल्कुल फोरम है। BVIN भी नहीं कर पा रहा है उस चीज़ को, जो सार्क एक अलग। सार्क एक फोरम है जिसमें हम चीन का भी कंट्रोल चीन कर को सकते हैं। न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। यदि हम सार्क को इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो हमारे लिए भी एक लॉस है। उसके बारे में सोचना और चाहिए। ट्रेड के फ्रंट पे भी, क्योंकि सार्क के साथ साफ्टा भी था जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था जी, साउथ जी, एशिया में। और इंडिया क्योंकि क्रेडिबल ग्रोथ रहा है हमारा 1947 से अभी तक, और जो इकोनॉमी का साइज, नेचुरली हमें एक्सटेंडेड मार्केट मिलेगा यदि सार्क को हम रिवाइव करते हैं। यदि हम ट्रांजेक्शनल वे में भी देखें, फिर भी सेंस क्रिएट करता है कि सार्क को हम रिवाइव करें। हमारा एक सार्क यूनिवर्सिटी है दिल्ली
में शुरुआत वो भी किया, अनसर्टेन है, बिल्कुल एग्जिस्टेंस अनसर्टेन कुछ है नहीं उसका। हो रहा उस पे, उसको कुछ हम सपोर्ट नहीं दे रहे अब हैं। रिसेंटली न्यूज़ में भी सोचना था चाहिए गलत इस बारे में। न्यूज़। ये तो सारे एक मैकेनिज्म है जिससे भारत का इन्फ्लुएंस और बढ़ सकता है, तो और चीन का इन्फ्लुएंस कम हो सकता है इसमें। ऑन दैट नोट हम इस बातचीत को अब यहाँ विराम दे रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारे दर्शक उनके मन में कई ऐसे सवाल थे, कई ऐसे प्रसंग थे जिनके बारे में वो एम्बेसडर से और अतुल जी से सुनना चाहते थे, लेकिन सारे प्रसंग इस एक वीडियो में नहीं आ सकते हैं। उनके लिए आपको ये किताब लेनी होगी। काठमांडू क्रॉनिकल से पेंगुइन से आ रही है, और कब आ रही है सर ये? आ चुकी है, आ चुकी है, आ चुकी है, आ 14 मई को चुकी है। लॉन्च हो चुकी है, ऐसी में अप्रैल में आ गई थी। जी हाँ, अप्रैल में आ गई है। आप ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी माध्यम से किताब खरीद के पढ़ सकते हैं। आपको ये बातचीत कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आप लोगों ने इस बातचीत को सुना उसके लिए आपका धन्यवाद, और अतिरिक्त धन्यवाद हम करना चाहते हैं अतुल जी आपका, क्योंकि आप स्टूडियो तक आए और उसमें भी एक लेवल और ऊपर जाके जो ड्राइंग रूम हिंदी जिसकी आप बात कर रहे थे उसमें एम्बेसडर राजन आपका हम धन्यवाद करना चाह रहे हैं। इतनी सियानी उम्र में आपने समय निकाला हमारे लिए, आप हमारे स्टूडियो में आए धन्यवाद। और आपने दिल खोल के हमें नेपाल के बारे में सबको धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और हम ललन टॉप को देखते हैं, रेगुलरली देखते हैं, ये भी मैं कहना चाहूँगा अपने दर्शकों को, और बहुत चाव से देखते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।